Hello everyone, good morning, good morning, good morning, welcome. Welcome to session 3, part B. You can save life. Thank you so much for being present here. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें हर बार देखते हैं। हमने जब से ये सेमिनार सीरीज शुरू किया है, तब से शुरुआत से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये सेशन का इंतजार करते हैं। तो आप में से जो लोग भी रेगुलर आते हैं, मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार यहाँ पर आए। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम जो मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, उनमें जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, हमें एक एहसास होता है हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। एक विचार था, हम भारत देश का निर्माण करें, ऐसा भारत देश जिसमें हम जैसा भारत देश की कल्पना करते हैं ना, वैसा ही सब कुछ रियलिटी में होता हो। जैसा ही हम चाहते हैं वैसा भारत देश हो। वो कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सोचने के बाद, काफी सारी मीटिंग के बाद हम लोगों को लगा कि कुछ पहल हमें करने की जरूरत है। अगर हम इंतजार करेंगे कि कोई कुछ करेगा, तो हो सकता है सदियों बीत जाएगी, हम इंतजार ही करते रहेंगे। हो सकता है कि हमारी पहल जो है बहुत छोटी पहल हो, लेकिन कुछ पहल करने की जरूरत है। और हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कुछ फर्क पड़ सकता है हमारे देश के जो नागरिक है उनके जीवन में, उनके जीवन की गुणवत्ता पे। तो हमें एक विचार आया कि अगर हम कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करें, ऐसे सेमिनार्स क्रिएट करें, ऐसा एनवायरनमेंट बना है जहां पे लोग सुसाइड करना सोचना तो बहुत दूर बात है, लेकिन उनको जब ऐसा लगे कि कोई एक प्रक्रिया से पसार हो रहा है, कोई टेंशन में है, तो उनको वो मोटिवेट करे, उनको गाइड करे, उनको प्यार दे, उनके साथ में रहे, उनको सुने। तो वैसा कुछ कर सकते हैं हम, और वैसे ही हमने ये पहल की शुरुआत करी। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़े, और लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक आगे आना शुरू हो गया जब डॉक्टर विनोद गोयल साहब, जो बहुत बड़े जाने-माने साइकियाट्रिस्ट हैं, जब हमारे साथ में जुड़े। और उन्होंने ये टेक ऑन किया कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी आज तक सीखा है और लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट किया है, मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। तब जाके ये एक नए अभियान की शुरुआत हुई, जो आप देख रहे हो, यू कैन सेव लाइफ सेमिनार सीरीज के अंतर्गत। 2 सेशन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन नंबर 3 जो हमारा था, वो डर के बारे में था कि आप फियरलेस कैसे हो सकते हो कोई भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी के साथ भी। ऐसा हमको ये सेशन बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों हमें लगा कि ये जो डर जो है, उसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे। लोगों के जो रिलेशनशिप है डर के बारे में, उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो मिशन है ना, वो मिशन काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। हमारा जो इंटेंशन है फुलफिल होने की संभावना है इसके अंदर। हमें क्यों ऐसा लगा? तो जैसे डॉक्टर विनोद गोयल साहब है, मैं हूँ, काफी लोग मिलके जब हम देख रहे थे, तो चाहे कुछ भी आप देख लो, लोगों का टेंशन देख लो, लोगों के डिप्रेशन देख लो, कोई भी सुसाइड कर रहा है, उसके पीछे अगर आप देखने जाओगे, तो कहीं न कहीं डर जो है वो मुख्य भूमिका में होता है हर बार। कोई भी प्रकार का आप सुसाइड देख लो। कोई एग्ज़ाम की वजह से अगर सुसाइड करता है कोई युवान बच्चा, आप देख लो, उसको कहीं न कहीं उसके माता-पिता से, एनवायरनमेंट से, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का डर होता है, और उसको जब वो ज़्यादा झेल नहीं पाता है, तो सुसाइड करता है। वैसे ही कोई बिज़नेसमैन का देखो, उसके पीछे भी एक डर होता है। तो अगर हम उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, तो हो सकता है कि इसके ऊपर काफ़ी कुछ फ़र्क कर सकते हैं। सेशन नंबर 3 का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने ये देखने की कोशिश करी कि जानकारी तो हमारे पास बहुत है डर के बारे में। अगर किसी को भी आप पूछ लो कि अगर हमें डर लगता है तो क्या करना चाहिए? कोई भी कितना भी अच्छा नॉलेज अगर आप चाहो उससे दे सकता है, और अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो रेडिली एक्सेसिबल है। कहीं से भी उस प्रकार का नॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन
प्रश्न ये है कि उस प्रकार के नॉलेज से, उस प्रकार के मोटिवेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो शायद हमारा जवाब होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानने से लोगों के गुणवत्ता पे, लोगों के जीवन की गुणवत्ता पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हमको शायद एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है डर के बारे में लाने की ज़रूरत है। तो ये सेशन मैं कुछ रिक्रिएट कर रहा हूँ और ये रिक्रिएट करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि जो जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जिनके लिए आज का ये पहला सेशन है, इसके पहले वाला सेशन जिन्होंने मिस किया है, तो वो कनेक्ट हो सके, क्योंकि आज का जो सेशन है काफ़ी हद तक पहले जो सेशन लिए थे उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो वो आप अपने आप को कनेक्ट कर सको, उसके लिए मैं वो पूरा सेशन रिक्रिएट करता हूँ। हालाँकि दोनों सेशन जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर आज सेशन इस आप अटेंड कर रहे हो, पहले का सेशन नहीं किया है आपने, तो आप मिस भी कुछ नहीं करने वाले हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और जो लोग पहले सेशन में था, आपके लिए वही जर्नी वापिस ले जाने का एक आपको सुनहरा मौका मिलेगा। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी बहुत है हमारे पास। तो शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर हम पूछे अपने आप को या उसका जवाब खोजने की कोशिश करें, तो कुछ नया रिवील हो सकता है डर के बारे में। तो हमने कुछ इंक्वायरीज में गए थे लास्ट सेशन के अंदर, जैसे कि हमने ये देखने की कोशिश की कि किसको डर लगता है? एक बड़ा-सा आम सवाल है, एक कॉमन क्वेश्चन है, किसको डर लगता है भाई? अच्छा, इंसान को डर लगता है, ओके, इंसान को लगता है, सबको लगता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो किसको लगता है? बच्चे को लगता है, बच्चे को लगता है। बड़े लोगों को डर लगता है, आप बड़े लोगों को पूछोगे वो भी मुझे भी लगता है। अच्छा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको लगता है, उसको भी लगता है। अच्छा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको लगता है, उसको भी लगता है। अच्छा, स्त्री को लगता है, लगता है। पुरुष को लगता है, लगता है। खूबसूरत है उसको लगता है, यस। जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं उसको भी लगता है। दुनिया के हर एक इंसान को डर लगता है, हाँ या ना? एवरीवन हैज़ अ फियर, एवरीवन हैज़ अ फियर, ओके। तो एक इंक्वायरी में हम लोग हो गए थे। फिर हमने देखा कि जब हमें डर लगता है हम करते कैसा है? क्या करते हैं हम लोग डर? तो हमने ये भी देखा कि जिसको भी डर लगता है, अगर आप देखोगे तो वो 3 चीज़ें करता है। बहुत कुछ करता है, अगर लेकिन आप कैटेगरी में उसको डिवाइड करोगे तो आपको 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो जो चीज़ से उसको डर लग रहा है ना, उसका सामना करने की कोशिश करता है, उससे फाइट करता है। उसको लगता है कि मैं फाइट करूँगा तो शायद मैं बच जाऊँगा। कभी-कभी वो क्या करता है, जिससे डर लगता है उसको बचने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सर्कमस्टेंसेस से भागने की कोशिश करता है। उसको लगता है वैसा करने से शायद मैं बच जाऊँ। और एक तीसरा रवैया है, जब किसी को भी डर लगता है, वो क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। जैसा है वैसा ही, कुछ भी नहीं करो और हमें ऐसा लगता है कि वैसा करने से हमारा डर है वो चला जाएगा। तो 3 चीज़ें करते हैं हर एक इंसान, और ये है ना एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, अपने आप को बचाने की डर के साथ में। तो ये हमारा दूसरा एक इंक्वायरी था जिसके अंदर गए थे। कब डर लगता है? इंसान को डर कब लगता है? लोगों को बड़ा एक मजेदार सवाल है ना, अपने आप को पूछो, मुझे डर कब लगता है? किसी को कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगता है, और वो इंसान को जो पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगता है, अगर आप देखेंगे दूसरे लोग है ना वही सिचुएशन में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता उसके साथ में। अच्छा, डर का कोई समय होता है क्या? सुबह में पर्टिकुलर 4:05 पे डर लगता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं, कभी सुबह लगता है, कभी दोपहर को लगता है, कभी शाम को लगता है। तो दिन में कभी भी डर लग सकता है इंसान को, कभी भी, कोई भी प्रकार का डर लग सकता है। अलग-अलग किस्म के डर होते हैं। तो हमने ये देखा कि डर जो है उसकी कोई समय नहीं है। एक 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 ऊपर वाले ने समय नहीं बनाया कि ये समय के दरमियान आपको डर लगेगा, कभी भी लग सकता है। फिर हमने ये देखा कि हमें डर क्यों लगता है? आपको क्या लगता है, इंसान को डर क्यों लगता होगा? फिर हमने ये देखा कि ऊपर वाले ने हमें जब बनाया है तो ऊपर से एक शक्ति दिया है, जो हमें हमारे सामने जो खतरे होते हैं, वो खतरे से बचाता है। और वो खतरे से बचाता कैसे है? क्योंकि ऊपर वाले ने एक ब्रेन दिया है और ब्रेन के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे मैकेनिज़्म्स रखे हुए हैं। उस तरह से ब्रेन को बनाया गया है कि वो जो है ना खतरे से आपको बचाए। और वो खतरे से कैसे बचाता है? आपको एक डर का एक्सपीरियंस करवाता है वो।
और ब्रेन का अगर आप देखोगे तो ब्रेन का काम ही यही है। द ओनली फंक्शन ऑफ ब्रेन इज टू मेक यू सर्वाइव, लाइक टू हैव यू सर्वाइव। ब्रेन जो है ना वो आपको मरने नहीं देता है, वो नहीं चाहता है कि आप मरो। तो ब्रेन जो है एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो ऊपर वाले ने हमको एक बख्शिश दी है, और वो ब्रेन का काम है उसको हमको डर लगना। तो अगर आपको डर लगता है तो आप समझ लो कि ऊपर वाला आपको बचाने के लिए डर की भावना जो है ना पैदा करता है। फिर हमने देखा कि मान लो अगर किसी को कोई डर ही नहीं लगता हो तो क्या करेगा आदमी? किसी को कोई डर ही नहीं है, तो जीवन कैसा होगा? कल्पना तो करो, सोचो, किसी को कोई भी बात का डर नहीं है। मान लो कि कोरोना का किसी को डर ही नहीं होता तो कितना स्प्रेड हो गया होता है। मुंबई की लोकल ट्रेनें अगर बंद नहीं हो गई होती तो, ये बड़े-बड़े जो मेले हो रहे हैं वो सब बंद नहीं हो गए होते तो, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा होता तो, ये लॉकडाउन नहीं लगा होता तो बहुत स्प्रेड हो जाता था। हो सकता है उसकी वजह से इंसानियत को बड़ा खतरा लगता था। डर लगा तो डर से बचने के लिए हमने एक्शंस लिए, तो उससे फाइट कर सकते हैं। मान लो कि एक बच्चा है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई भी प्रकार का डर नहीं लगता है। मेरी भांजी थी करीना, तो मैं बताऊं आपको, वो कुत्ते से बिल्कुल डर ही नहीं रही थी जब बच्ची थी वो। उसको डर ही नहीं लगे, उसके मुंह में हाथ डालती थी और वो हंसती थी। तो धीरे-धीरे जाके उसको लगा, उसने सीखा, हमने कहा, किसी ने कहा या फिर उसने वो नॉलेज एक्वायर किया कि हर कुत्ते से बच सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसने हो सकता है किसी को देखा होगा, तो फिर उसमें वो एक्सपीरियंस आया कि कुत्ते से डरना ज़रूरी है। आज वो कुत्ते से डरती है, हर कुत्ते से नहीं डरती है लेकिन उसको डर लगता है। तो डर लगना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। कभी लाइफ में एक बार ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था आपके साथ में, और वो इंसिडेंस में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से पसार हुए थे आप, जहां पे आपको बड़ा खतरों का सामना करना पड़ा था। तो उस प्रकार का ही एक्सपीरियंस जब आपके जीवन में दोबारा आता है, क्या होता है? आपको डर लगना शुरू हो जाता है, और डर लगता है तो कुछ आप एक्शंस लेते हो। तो डर जो है वो जरूरी है। फिर हमने देखा सिर्फ इंसान को लगता है, एनिमल्स को डर लगता है क्या? फिर हमने ये भी देखा है एनिमल्स को भी लगता है। तो जो भी लिविंग एनिमल्स है ना, वो सभी को डर लगता है। फिर हमने ये देखा डर किस प्रकार के होते हैं, डर के टोटल किस किस टाइप के डर्स होते हैं, उसको कौन सी मेन बेसिक कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने देखा रियल फियर और इमेजिनरी फियर। एक वास्तविक फियर है और एक अवास्तविक फियर है। वास्तविक फियर में क्या होता है? आपको डर लगता है, और जिसकी वजह से डर लग रहा है ना वो घटना भी वही टाइम पे हो रही है, और आप उसको रिएक्ट करते हो, सामने कुछ हो रहा है और रिएक्ट करते हो। अवास्तविक इमेजिनरी फियर में सामने कुछ हो ही नहीं रहा है और आपको डर का अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, सामने से कोई बॉलिंग कर रहा है, बॉल उसने फेंका, तो आपको उसका सामना करना है, बैट करना है, खेलना है, राइट? तो क्या हुआ? कुछ हो रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वो हुआ रियल। इमेजिनरी फियर की कल्पना करो, सामने बॉलर ही नहीं है, वो बॉल ही नहीं फेंक रहा है, और आप बल्ला घुमा रहे हो। इससे इमेजिनरी फियर। लाइफ में देखो ना, हम लोग करते हैं ऐसा, कुछ हो ही नहीं रहा है और हमको डर लगता है। फिर हमने ये देखा इमेजिनरी, देखो रियल फियर जो है तो आपके पास मैकेनिज्म है जो आपको बचाने के लिए काम में आता है। लेकिन जब इमेजिनरी फियर होता है तो कुछ कर सकते हो आप। तो हमारे हाथ में कुछ कुछ करने का चांसेस है, कुछ अवकाश है। इमेजिनरी फियर में हम कुछ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें देखने का जरूरत पड़ेगा। फिर हमने ये देखा इमेजिनरी फियर एनिमल्स को भी होता है, तो हमने देखा एनिमल्स को भी होता है। लेकिन मनुष्य और प्राणी में फर्क वही है कि जब दोनों को इमेजिनरी फियर होता है तो एनिमल से कुछ भी नहीं कर सकते। वो गए, वो एक हाथी का छोटा बच्चा था, जब उसको बांध के रखा था, बड़ा हो गया सर्कस में, वो बांध के रखा, वो भाग ही नहीं सकेगा। वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो सोच ही नहीं आएगी। इंसान अगर वहां पे होवे तो, छोटा बच्चा था उसको आपने बांध दिया था, बड़ा हो गया, क्या करेगा? जिसको आपने बांध के रखा है ना वो चीज उठा लेगा, बेच देगा, मजे करेगा वो, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है, वो ताकत है। तो इमेजिनरी फियर है, उसका आप सामना कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। आज का सेशन बड़ा खास है। आज का सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? इमेजिनरी फियर, फियर जो होता है अवास्तविक डर, उससे बच तो सकते हो आप। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। लेकिन अगर मान लो वो टेक्नोलॉजी बार बार इस्तेमाल करी फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो क्या? कुछ प्रयोग आपने किए, डरना नहीं चाहिए,
और नहीं डरने के लिए जो भी कुछ कर सकते थे, जो जानते थे वो आपने किया, फिर भी फर्क नहीं लगा, तो क्या करना चाहिए? तो आपको वो समय पे वैसा मानने का जरूरत है, कभी यहाँ पे कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। जैसे दो दो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को तो आप डील कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को डील कर लिया लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा, तो हो सकता है कि आपका जो हार्डवेयर है ना, उसमें कुछ ना कुछ पंगा है। तो जब हार्डवेयर में पंगा होता है, तो क्या करने का जरूरत है? तो उसके लिए आज हमारे साथ, हमारा सौभाग्य है, एक बहुत ही बड़े जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर विनोद गोयल साहब है, कि जब जो बोलते हैं हम केमिकल में लोचा हो जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसके लिए आज डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कि क्या करने से हम बच सकते हैं, और डर का सामना हम जिस तरह से करेंगे, डर के सामने अगर विक्ट्री लाएंगे, तो हो सकता है कि हम तो कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे आजू बाजू वाले लोगों को भी अगर ये ज्ञान हम देंगे तो उनके जीवन में भी फर्क ला सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर साहब को। यस डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। कैन वी ऑल वेलकम डॉक्टर साहब? यस, वेलकम सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम। डॉक्टर साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। आपको ये स्पीकर का जो सिंबल है वहां पे जाके आपको नहीं नहीं डिस्कनेक्ट करके, ऑडियो डिस्कनेक्ट करके फिर से ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, शायद हमारी भी आवाज नहीं आ रही। राजू, कैन यू कॉल हिम? उसको फोन करके बताओ डॉक्टर साहब को, शायद ओके है ना, उनको नहीं लग रहा है ऐसा। ओके। डॉक्टर साहब, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? आपका आवाज नहीं आ रहा है, अभी आपने म्यूट किया है। ओके, अब आ रही है? यस यस, हाँ अभी आ रही है डॉक्टर साहब, अभी है ना, आप कुछ बोल रहे थे, आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा, हमने कुछ भी नहीं सुना है। ओके, सो सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग एक टीम में जुड़ करके, और जानने के साथ साथ आपकी इच्छा है कि हम दूसरों की मदद करें, हम दूसरों की लाइफ में डिफरेंस लेके आए, ताकि हम सुसाइड से लोगों को बचा सकें। आपका इस टाइम यहाँ आना, अभी 38 लोगों का ऑनलाइन होना, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि सुल्तान ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि सबसे पहले अपने डर को पहचान लो। अलग अलग प्रकार के डर होते हैं, और उसको डर को आप, यदि मैं आपको अच्छी समाचार दूं, तो आप देखो बचपन से आपने कितने ही डर अपने दिमाग में से निकाले। एम आई राइट? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सब अपने आप को एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, कि मैं जानता हूं डर क्या होता है, कैसे आता है, कैसे निकालता हूं। और बहुत निकाले, मैंने बहुत निकाले। आज जो मैं हूं उसके कारण से सक्सेसफुल। तो सब लोग अपना एक जमुना हाथ करके अपने आप को शाबाशी दो। दूसरी बात यह है कि जो डर हम नहीं, और दूसरा, अपने आप को शाबाशी दो कि आपने लाखों लोगों का डर आपकी काउंसलिंग के थ्रू निकाला है। आए दिन आप देखो किसी न किसी की काउंसलिंग करते हो कि नहीं? एग्रीड? तो इसका मतलब आपको सब चीजें मालूम है कि डर क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे समझाना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। और आपने कितनों के कितने लोग बाग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, यदि आप आंख बंद करके देखो, कि उनके कारण से मेरा डर निकल गया। उन्होंने ये वाली बात बताई थी, मैंने उनको देखा, उनको डर नहीं लगता तो मेरे को क्यों लगता। आप कितनों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, कितनों के लिए आप आइडियल हो। तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज कर लो। राइट? अगेन हाथ उठाओ, और अपने, कि कईयों को मैंने कहा और कईयों ने मेरे को देख करके अपना डर दूर किया। और तीसरा, आई वांट टू थैंक सुल्तान, कि उन सब चीजों की समरी बना करके सुल्तान ने बहुत अच्छी तरीके से समरी में, कि बच्चों को किसको डर नहीं लगता, पढ़े लिखों को, डॉक्टर्स को, पेशेंट को, किसको डर नहीं लगता।
उसके बारे में बहुत अच्छा बताया, और साथ में एक बहुत अच्छी बात बताई कि जन्म अब जब हमारा हुआ था तब हम डरते नहीं थे, डर नाम का एक शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं था। वो कहाँ से आया, किसने दिया, किसने लिया, मैंने क्या समझा, मैंने क्या पकड़ा, और क्यों अभी तक पकड़े रखा, राइट? वो सुल्तान ने बहुत अच्छा समझाया। अब मेरे कोर्ट में जो बॉल उन्होंने दी है खेलने के लिए, वो ये कहा है कि मानसिक बीमारियां, मानसिक रोग, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जहां हम सब जानते हैं कि ये डर है लेकिन निकाल नहीं पाते। ये जरा गौर कीजिएगा। तो मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा, और ये जानकारी आप अपने पास रखिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताऊं, आपने कभी देखा है कि आदमी 25 बार हाथ धोता है, आदमी या औरत? धो 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 करती है, साबुन खत्म हो जाए लेकिन उसका हाथ धोने की आदत खत्म नहीं होती, और उसको डर ये लगा रहता है मेरे हाथ में जर्म्स इन्फेक्शन हो गया है। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना में सब लोग हाथ धोते थे, पर वो 2 मिनट हाथ धो करके फिर रुक जाते थे। पर कई जगह आप देखो, हाथ धोना धोना धोना, जब तक कि वो पानी बंद नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, वो अपना डर नहीं निकाल पाते कि इन्फेक्शन है। कहीं पर टच कर लिया तो जाकर के हाथ धोएंगे, कभी कोई गेस्ट आके बैठ गया तो पलंग की सारी चादरें धो डालेंगे, उसको बैठने नहीं देंगे, चप्पल होगी तो चप्पल धोएंगे, घर को पूरा साफ कर देंगे। ठीक है? कई बार आप देखो, ताला बंद किया, वापस चेक करने जाते हैं ताला बंद हुआ कि नहीं हुआ, ताला बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर कोई चोर आ गया तो, चोर आ गया तो, चोर आ गया तो 25 बार वो ताला खोल बंद, खोल बंद। तीसरा, आपने देखा कि कई लोग घर के बाहर नींबू लटकाते हैं, नींबू और मिर्ची। यदि उनसे पूछो क्यों लटकाते हैं, तो अंदर क्या बोलेंगे वो, क्यों लटकाते हैं? क्या है अंदर? डर है कि कोई ऐसी शक्ति ना आ जाए। तो वो शक्ति बिल गेट्स के पास जाएगी या आपके पास आएगी? चीफ मिनिस्टर के पास जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाए, मेरे पास आके क्या कर लेगी वो? है क्या मेरे पास? तो आप देखो, वो अंदर का डर आप पहचानोगे। कई लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि ओ रुक जाओ, पहले मुझे जमना पग आगर काढ़वा दे, પછી ડાબો પગ, ના પાછો આવે ને પછી જમણો પગ, પછી परीक्षा के पहले मम्मी वो गुड़ और चने खिला के भेजती है। तो आप हर जगह यदि आप देखोगे तो आपको उसके पीछे डर दिखाई देगा। कई लोग एक चीज को चेक करते रहते, रिपीट करते रहते, चेकिंग। घर में कईयों को देखो, इतने परफेक्शन होते, जरा सी चीज इधर की इधर हो गई, नहीं कैसे हो गई, अब शुकन हो जाएगा। उसके लिए वो कछुआ लेके आते हैं, उसको पानी में रखते हैं, तो कछुए वाले का बिजनेस बढ़ गया। फिर ये प्लांट लाते हैं, वो प्लांट लाते हैं। तो जब ये चीजें एक लिमिट क्रॉस कर जाती, जब हमारा दिमाग हमें समझा नहीं पाता, मान नहीं पाता, तो ये एक बीमारी का लक्षण होता है। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा उस बीमारी का नाम क्या होता है, अलग अलग बीमारियों के नाम क्या होते हैं, अलग अलग लक्षण क्या होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। और आप गूगल पे जाके उसको पढ़ भी सकते हो। अमेरिका और लंदन में सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, केमिकल चेंजेस के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ भी आप गूगल की तरफ से पढ़ सकते हो, राइट? और आपके जो भी सवाल हो, आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। सुल्तान सारे क्वेश्चंस को मैनेज कर रहा है। तो अपना जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि अब ये पिछले नेक्स्ट 15 मिनट के लिए, मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, जिसमें आपको अलग अलग कारण, बीमारी, ये सब पता पड़ेगा। उसके बाद में आप 10 मिनट में आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपको स्लाइड में क्या दिखा। उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी लाइफ के बारे में।
और अलग अलग तरीके डर को पहचानने के और दूर करने के और ट्रीटमेंट के और नई नई मशीनें, मेथड्स, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार से अपन 11:30 पे कंप्लीट कर देंगे और 11:30 to 11:45 हम लोग आपके साथ रहेंगे। और भी कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? और उसके बाद में 11:45 पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट? ओके, सो may I request Jagdish to start the slide sharing? Thank you, Jagdish. राइट, तो मित्रों हमारा जो पर्पस है कि आप सुसाइड फ्री लाइफ એટલે મજાની લાઈફ, બિલકુલ મજાની લાઈફ જેવી છે તમારી, આના કરતા ડબલ મજાની લાઈફ તમે લીડ કરો। और एक सोशल इनिशिएटिव हम भारत ने उसने लिया है अगेंस्ट सुसाइड और नाम रखा है तुझको पुकारे तेरा प्यार। एक बार अपने को खुद से प्यार करके देखो। नेक्स्ट, ये हमारा इनिशिएटिव है, हम भारत है, मिशन जिंदगी, नो सुसाइड। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक बीमारी है जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कि आपके दिमाग में एक जो थॉट आ गया, एक डर आ गया, उस डर को आप निकाल नहीं पाते। अनेबल टू रिमूव अ थॉट विच इज अनवांटेड। आप जानते हो अनवांटेड है, हाथ में 2 बार धोने से अच्छे भले कीटाणु निकल जाते हैं, अल्कोहल से धोने से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं निकाल पाते। उस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए कि कई बार हमारे अंदर गिल्ट आता है, चाहे हमने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो। कई बार किसी ने डाला हो या हमने किसी को देखा हो, या हमारे कल्चर के थ्रू। सो नॉर्मली कैन बी अंडरस्टूड एंड रिमूव्ड और रिड्यूस्ड बाय द काउंसलर। आप खुद ही अपने आप को समझा देते हो, नहीं नहीं गिल्ट करने की कोई बात नहीं। और जब नहीं निकाल पाओ, when unable to remove and comes again and again, then it may be a sign of depression। कि आप उस नेगेटिव थॉट से या उस गिल्ट में से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। यदि ये हो तो डिप्रेशन की डिटेल्स आप पढ़िए। नेक्स्ट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। कई बार आप देखो आपका मूड कई बार बहुत हाई होता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पास करोड़ रुपए हैं, आप बैंक में जाते हो 10 करोड़ का लोन ले लेते हो, ऐसी बातें करते हो कि वो दे भी देता है। और नेक्स्ट टाइम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका मूड डिप्रेशन में चला जाता है और आपको सुसाइड के आइडियाज आते हैं। इसको बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। अंदर एक फियर लगा रहता है कंटिन्यूस कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जब रियलिटी बाहर चला जाता है देन इट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि केवल एक गोली रोज लेने से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, या देखिए, ये एक बहुत बढ़िया बीमारी है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंसेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। आपके कई फ्रेंड्स में आपने देखा होगा ना, મને કોઈ બીમારી છે, મને પેટમાં થાય છે, मैं આ ડોક્ટરને बतायो પણ સમજતા નથી આ ડોક્ટર, મેં બીજાને बतायो पर બીજા મને બીજી બીજી વાતો કરે પણ કોઈ મારી બીમારી નથી પકડ। મારી પાસે એક લેડી આવી કે મારા હસબન્ડને એડ્સ થઈ ગયો છે। બોલે કેમ? બોલે આ લોકો અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં આને ત્યાં મોકલ્યો હતો વિદેશ, તો ત્યાં ઘણો બધી મને વાતો કરી તો મને બીક લાગી। હવે આ વિચાર આના લીધે આને બધી બોડીમાં દર્દ થયા કરે, પેન થયા કરે। કોઈ વખત પેટમાં દુખે, કોઈ વખત છાતીમાં દુખે, કોઈ વખત માથામાં। તો આ જો ચેન્જિંગ જગ્યા હોય પેનની, એક જ જગ્યા નહીં, જુદી જુદી જગ્યાએ ઢૂંઢે પેન, આનો મતલબ આને પાછળ કોઈ ડર છે। અને જ્યારે ડર હોય, ડર એક પેન પ્રમાણે સામે આવે છે, આને કહેવાય છે સોમેટોફોર્મ ડિસઓર્ડર। ત્રીજો આમાં એક તમને કોમન વસ્તુ બતાવું, ઘણા લોકો તમને જોયો હશે कि बेभान થઈ જાય છે। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट, आप जरा हिंदी में भी सारे आप लोग गुजराती नहीं जानते हैं ना, तो यस आप थोड़ा हिंदी में इंक्लूड करें सर प्लीज। ओके श्योर। तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ओके, इसको बोलते हैं कि शरीर में अपने कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं आपको जो आपको लगता है कि बीमारी है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टरी भाषा में वो लोग देखते हैं कि ये क्या ये बीमारी है
तो वो बीमारी के जो फिक्स लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में वो बीमारी फिट नहीं होती। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, बोले बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर के 2 घंटे तक बेहोश रहती है। अब मैंने पूछा हाथ पांव हिलते हैं, मुंह में से थूक निकलता है, पेशाब हो जाता है? बोले कुछ भी नहीं, 2 घंटे तक पड़ी रहती है, 2 घंटे बाद उठ जाती है। अब हमारी बुक्स में 2 घंटे तक पड़ी रहे ऐसा कोई बीमारी नहीं थी। तो मैं समझ गया कि कुछ बात है। तो जब वो होश में आई तो फिर मैंने उसके साथ बैठ के बात की। तो बोले उसको डर लगता था कि हस्बैंड मेरे को छोड़ दे। अब उसके लिए उसके उसके नॉलेज के हिसाब से जो रास्ता था, उसने कहा कि ऐसा करो कि बेहोश हो जाओ, तो सब सिंपैथी देने लग जाएंगे। तो पीछे का डर, इरेशनल फियर, कभी उसने गलती से कह दिया होगा मैं तेरे को छोड़ दूंगा। अब उसका परिवार का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, उसकी थिंकिंग में ब्रॉटअप ऐसा नहीं था, तो वो सारी चीजें मिलकर के दिमाग के ऊपर असर कर गई। अंदर की बात उसने बताई। तो इसको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हमारे अंग्रेजी में बोलते हैं। और शरीर में बोलते हैं कि यदि आप मानसिक रोग के निष्णात से मिलो तो वो आपकी बातें सुन के पहचान लेगा कि ये कौन सी बीमारी है और कैसे ठीक हो सकती है। आज वो लेडी पूरी ठीक हो गई, राइट। तो जो सुल्तान ने सारे आइडियाज बताए वो, और उसके साथ में आगे मैं आपको और नए नए आइडियाज बताने वाला हूँ ट्रीटमेंट के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट। फिर होता है आप एबनॉर्मल जो विचारों में जो परिवर्तन आता है। आप कई बार देखो कि कई लोग ये कहते हैं कि यार अगले को ना मेरी बातें सुनाई दे जाती है, पता है आपको, वो मेरे दिमाग में से चोरी कर लेता है और चोरी करके वो आइडिया बेचता है और पैसे कमाता है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल थिंकिंग, कि कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, कोई आजू बाजू नहीं है अपने। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो अभी न्यूज़पेपर ने इंटरव्यू लिया था कि एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को एक साथ मार दिया। बोले क्या कारण हो सकता है? तो उन्होंने जब हमको लिया तो हमने कहा उसकी हिस्ट्री लो आप, हिस्ट्री में आपको पता पड़ेगा कि उसको विचार वायु थी। विचार वायु मीन्स एबनॉर्मल विचार आते थे कि कोई मुझे कह रहा है कि तू इनको मार दे तो तेरा कल्याण हो जाए। इसको डेल्यूजन्स बोलते हैं, फॉल्स बिलीफ बोलते हैं। और इतने पावरफुल होते हैं ये कि उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाता और एक्शन करके ही छोड़ता है। और उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में दवाई है, इंजेक्शंस हैं, ईसीटीज हैं, आरटीएमएस है। उससे फटाक से ये सारे दिमाग के केमिकल चेंजेस ठीक हो जाते हैं और वो नॉर्मल लाइफ लीड करने लग जाता है। ऐसे लोग बाग आपने रोड के ऊपर बहुत देखे हों, जिनको हम पागलपन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब आजकल पूरे ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, डर का एक दूसरा फॉर्म देखिए, इसको बोलते आप देखो तो इसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, कि मुझे बैठे बैठे कुछ लोग दिखते हैं कि कोई मुझे मारने आ रहे हैं, कोई मुझे ये बात कर रहे हैं, कोई ये 4 जने झगड़ रहे हैं, ये मेरे अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, ये प्लॉट बना रहे हैं, ऐसे सस्पिशियस आइडियाज। और लोग बाग मुझे दिखते हैं क्लियर, जबकि होता कोई नहीं है आसपास। उसको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। और ये एक बीमारी का भाग है जो कि दवाइयों से और इंजेक्शन से पूरा ठीक हो जाता है ना। तो कभी भी ऐसा डर के बारे में क्या उनसे पूछें अपन कि भाई कोई दिखता है क्या तुम्हें, कोई कुछ कहता है क्या। और जब आसपास कोई ना हो फिर भी आवाजें आ रही हो या दिख रहा हो, तो दैट्स अ साइन ऑफ दिमागी बीमारी, जिसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं या शिज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, इसमें कई लोग क्या बोलते हैं कि पता है अमिताभ बच्चन क्यों सक्सेसफुल है? वो विचार मेरे दिमाग में आया था और अमिताभ ने चुरा लिया मेरा दिमाग से विचार, और आज वो बेच बेच के पैसे कमा रहा है और मेरे को रॉयल्टी नहीं दे रहा। अब देखिए, इसको बोलते हैं विचार। और मेरे को डर लगता है कि अब दूसरा कोई चुरा लेगा तो मैं पहले उसको मार देता। तो ये जो डर है ना, हम यदि डर के साथ में पहचाने कि ये जो एबनॉर्मल थॉट्स होते हैं, इसकी दवाई करें तो पूरे ठीक हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, जेलेसी। हाँ देखिए, जेलेसी में बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और एक लेडी मेरे पास आई, बोले मेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर है। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि भाई हो सकता है चक्कर हो। फिर दूसरे में एक आदमी आया, बोले मेरी वाइफ का किसी के साथ चक्कर है।
ठीक है, हो सकता है। अब जब हमने देखा कि एक्चुअल चक्कर नहीं है, तो पर उसके पास सारे एविडेंसेस वो इकट्ठे करती, सारे एविडेंस, इवन उसकी घड़ी भी, उसके फोटोग्राफ भी, उस दिन भर उसके पीछे लगी रहती है ये पता करने के लिए कि वो क्या है। तो जब ये हद से बाहर गुजर जाता है तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। इतने ज्यादा हो जाते हैं ये कि वो, इसके ऊपर एक पिक्चर भी आ चुकी है, बन चुकी है। तो ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। और इसके सिंपल एक दवाई है, ड्रॉप्स की दवाई है। ड्रॉप 5 ड्रॉप सुबह पानी में डाल के 5 ड्रॉप शाम को दे दो। 15 से 20 दिन में ये थिंकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग के केमिकल चेंजेस को नॉर्मल करते हैं। तो आप नहीं तो समझा समझा के थक जाओगे इसमें, डर, डर के कारण। नेक्स्ट, डिप्रेशन, होपलेसनेस। कई बार देखो, आप बचपन में मम्मी पापा अपने कम्युनिकेशन में बोलते हैं कि तू तो नालायक है, तने तारा दिखा ही नहीं था, बदो नक्काम हो तारे, राइट। अब धीरे धीरे क्या होता है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो ये मान लेता है कि वो नक्काम हो, और दूसरा होता है अब मैं ही दिखाता हूं कि मैं कौन। तो वहां से दिमाग के जो न्यूरॉन्स है, केमिकल्स हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो उसको या तो प्रूव करने में लग जाता है या उसको मान बैठता है। तो दिमाग के सारे केमिकल्स कम होने लग जाते हैं, और वो दैट लीड्स टू डिप्रेशन एंड सुसाइड। जब तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम किसी ने बोला तो अगेन सेम विचार आता है। नेक्स्ट, पैनिक डिसऑर्डर। आप कई बार देखो, अचानक अचानक घबराहट होती है, धड़कन बढ़ जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, और 5 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि गए काम। अब उस टाइम उसके डर का कुछ पता नहीं पड़ता क्या है। फिर जब बचपन में फिर पूछा जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किया जाता है, साइको एनालिसिस किया जाता है, नार्को एनालिसिस किया जाता है, उसके मन की बातें निकाली जाती है, तो पता पड़ता है कि बचपन से ये वाली फीलिंग उसके अंदर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। और अब इस कंडीशन पे आ गई है कि या तो कोई कंप्लीटली एनालाइज करे और ठीक करे उसको काउंसलिंग के द्वारा और दवाई के द्वारा, या फिर सबसे पहले उसको एक दवाई दे दो, ये अपने पर्स में रखो, जहां ऐसा पहला सिम्टम लगे पहली गोली ले। तो गोली लेते ही सीधे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, पर्सपीशन नॉर्मल हो जाता है। तो 10 मिनट की जगह 2 से 3-4 सेकंड में ही वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर उससे आप आगे बात करो कि अब आगे ना हो, ऐसा क्या थॉट आया था, ऐसा कौन सा व्यक्ति दिख गया था, ऐसी कौन सी मूवी देखी थी, कौन सा सीन दिखा था, किसमें आपको पिछला याद आया था, कहाँ क्या हुआ था, किसके साथ आपने क्या जोड़ दिया। उसके बाद करके आप उसको ठीक कर सकते हो, तो उसका डर पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट, फिक्स बिलीफ। ये देखिए, ये बहुत 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 बड़ी चीज है कि जब हम पैदा हुए थे हमारे पास कोई बिलीफ नहीं। आज हमें बिलीव है कि मने खबर છે કે હું નકામો છું, મને ખબર છે મને કોઈ માનતું નથી, મને ખબર છે કે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં ફેલિયર જ મળે, સારો નહીં થાય, આઈ એમ અનલકી. આ એક જાતનો ડર ઊભો કરે છે આગળ કામ કરવા માટે, આગળ જવા માટે, આગળ વાત કરવા માટે, સ્ટેજ ઉપર વાત કરવા માટે, કોઈ બી કામ, નવું કામ કરવા માટે, નવા આઈડિયા રાખવા માટે. તમારા બાળકોમાં ઘણો બધામાં તમને આ જોયો હશે આ વસ્તુ. તો આનાથી એક આપણે મમ્મી પાપાના કમ્યુનિકેશનમાં એક ડર નાખી દેવામાં આવે છે. કોન્ફિડન્સ નાખવામાં નથી આવતો, બરોબર? તો આને જો તમે ઓળખો અને તમારું લેંગ્વેજિંગ ચેન્જ કરી નાખો, તો આ વસ્તુ આગળ જઈને બીમારી ન બને. નેક્સ્ટ, કમ્પ્લાયન્સ. આમાં જોજો તમે, एक मोटी वस्तु बड़ी वस्तु दिखेगी आपको कि कई बार डॉक्टर दवाई देते हैं पर हम लोग दवाई पूरी नहीं लेते। तो सबसे पहले जाके गूगल पे देखते हैं, हम लोग गूगल डॉक्टर बोलते हैं। गूगल पे ये दवाई, अच्छा ये इसमें नहीं नहीं, ये तो मेरे को बीमारी है ही नहीं, जबकि एक दवाई 25 बीमारियों में यूज होती है। और फिर दूसरा वो पढ़ते हैं उसके साइड इफेक्ट। अपने नहीं बताने, सबको नेगेटिव देखने की इच्छा होती है। ऐसे हमारे यहाँ गूगल पेशेंट जितने आते हैं, गूगल डॉक्टर बोलते हैं हम लोग, वो सबसे पहले साइड इफेक्ट पढ़ते हैं।
और हमें पता है कि शुरुआत में साइड इफेक्ट नहीं होते, इसकी जब 10 गुना डोज दो तब जाके साइड इफेक्ट होते। पर चूंकि गूगल में सारे साइड इफेक्ट पहले ही लिखे होते हैं, तो सबसे पहले ही डोज को कम कर दो। अब जब डोज को कम करेंगे तो उनका डर निकलेगा नहीं, और जब डर निकलता नहीं है तो इनवेरिएबली एक स्टेज ऐसी आती है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो डर का एक मेन कारण और सुसाइड का मेन कारण जो हमने देखा, कंप्लायंस एंड गूगल डॉक्टर। तो जरा गूगल से थोड़ा सा सावधान रहिए, गूगल पढ़िए पर डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिएगा, या डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर गूगल में कौन सी वेबसाइट पढ़े जिससे हमें राइट नॉलेज मिले, है ना। तो जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना रखी है जहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। गुड, थैंक्स। नेक्स्ट, फैमिली सपोर्ट, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सुसाइड। आप यदि देखो तो फैमिली सपोर्ट, कई बार अकेले रहते हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप देखो कि सारे बच्चे अकेले रहते हैं, और वो सारी बातें किससे सीखते हैं? गूगल से। तो यहाँ पे अपनी जॉइंट फैमिली और अपनी न्यूक्लियर फैमिली, जो बच्चे साथ में रहते हैं, आप देखो उनकी थिंकिंग में और इनकी थिंकिंग में बहुत फर्क। जिनके बच्चे विदेश में हैं, आप देखो अक्सर आपको ज्ञान देते होंगे, कीटो डाइट लो, एक्सरसाइज करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये। वो लोग इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं करें, फ्रेंड्स की बातें नहीं। हमने ऐसी बातें की, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, उसकी बातों में मेरे को ये दिखा। पेरेंट्स के साथ भी ज्यादा बातें नहीं करें। तो उनका एक फिक्स्ड व्यू बन गया है, और फिक्स व्यू यदि पूरा नहीं होता है तो सीधा उनको डर लगता है, जरा सा वेट बढ़ गया डर लगता है, और फिर सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उनके, हम लोग कहते हैं कि उनकी वर्ल्ड में जो पॉसिबिलिटी है कि जो अलग अलग कारण ढूंढने की जो एबिलिटी होनी चाहिए, वो कम हो गई। तो यदि अपन लोग उनको मदद कर सकें इसमें, तो इसलिए हम लोग दवाई के साथ में, यदि डिप्रेशन हो रहा है तो दवाई दो, और दवाई के साथ में उनको काउंसलिंग करो। नेक्स्ट, कई लोग सेंसिटिव होते हैं, लागणीशील हो, मैंने बहुत दया, मुझे बहुत दया आती। कोई गरीब होता है, मैं 5 रुपए की जगह 10 रुपए दे देता हूँ। और फिर इनके साथ जो इम्पोर्टेंट सिम्टम आता है, जो डर लगता है, इतना डर लगता है इनको कि एक बात इनके दिमाग में घुस जाती है तो फिर ये निकाल ही नहीं पाते। इसे बोलते हैं सेंसिटिव नेचर, लागणीशील, या इमोशनल कोशेंट इनका बहुत ज्यादा होता है। फिर रेशनैलिटी पे जाते हैं, ना मैंने के मुझे क्यों ऐसा बोला उसने। अब बोलने वाला भूल गया, लेकिन ये इतना याद रखते हैं कि फिर जिंदगी भर इसको कंपनसेट करते हैं। और यदि 8-10 जनों ने बोल दिया बार बार, तो इनको लगता है कि, तो ये डर बैठ जाता है और ये सुसाइड की तरफ आगे बढ़ा। नेक्स्ट, हाँ, एक ध्यान रखना, कई बार सिर में जब चोट लगती है तो चोट के बाद में दिमाग में एक बीमारी होती है जिसको खैंच बोलते हैं, वयु, ताण, अपस्मार, फेफड़ू। उसके कारण ये पर्टिकुलर एरिया राइट और लेफ्ट साइड में ऐसा होता है, यदि यहाँ पे हो गया तो उसके बाद उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, डर लगने लगेगा उसको, इतना डर लगने लगेगा। तो उसका अपन इन्वेस्टिगेशन होता है ईईजी, दिमाग में यहाँ तार लगा के उसका ईईजी, जैसे हार्ट का कार्डियोग्राम निकालते हैं वैसे दिमाग का ईईजी निकालते हैं, उसमें पता पड़ जाता है ये कौन सी चीज है, या सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन, इनसे अपने को पता पड़ जाएगा। और ये पता पड़ जाए तो इसकी दवाई कर लो तो आप पूरे ठीक हो जाओ, और फिर काउंसलिंग कर दो, तो इससे पूरा डर निकल जाएगा। ये तो अपन लोग डर के बारे में ही सोचते रहेंगे। नेक्स्ट, साथ साथ में और कोई बीमारियां हो तो ध्यान रखना कि वो कई बार बीमारियों से नहीं, पर बीमारियों के खर्चे से इतना थक जाता है कि उसके कारण सुसाइड करना चाहिए। तो इतना डर लगता है कि अब आज मेरे पास दवाई है, कल के लिए मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तो वो जो डर है ना, वो ऑल्टरनेट इसको नहीं ढूंढना है, चलो पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अब मैं और क्या कर सकता हूँ ताकि मैं एक्सरसाइज के थ्रू फ्री रह सकूं, या अपनी सोच बदल के मैं फ्री रह सकूं। वो पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढेगा, ठीक है। और दूसरा है
कि कई बार दवाइयों का साइड इफेक्ट भी डर कर दिमाग में चेंजेस करता है। तो जरा कभी ऐसी बात हो तो डर का ये पहलू भी जरा सा ध्यान रखना कि कोई दवाई तो नहीं चल रही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अल्कोहल के बारे में आप सब जानते ही हो कि दारू पीते पीते बंद कर दो तो ऐसी घबराहट होती है, ऐसा डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि वो गुजरात में तो वो कह भी नहीं सकता कि मैं पहले दारू पीता था। तो गुजरात में हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, वो बताते ही नहीं है, घर वाले भी नहीं बताते। सब डर लगे, सब डर लगता है, सब डर लगता है, सब डर लगता है। अब हम लोग जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं या ब्रीथ एनालाइजर उसके मुंह में वो लगवा के जब ब्रीथ को एनालाइज करते हैं तब पता पड़ता है कि एक्चुअली इसको 2 दिन से दारू नहीं मिली है, इसलिए इसको डर लगता है। अंदर दिमाग में जो चेंजेस हो जाते हैं, फिर उसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, विटामिन B1 का इंजेक्शन देते हैं हम लोग, उससे सीधा वो 3-4 दिन में कंट्रोल होता है। या लोराज़ेपाम करके टैबलेट आती है, इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, 5 दिन में ये बिल्कुल डर निकल जाता है। तो कभी ऐसा हो तो ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है एडिक्शन, कि जब ज्यादा पी लेते हैं तो या तो डर निकल जाता है या डर घुस जाता है, या अंदर के सारे डर निकलेंगे, राइट। तो अल्कोहल के साथ भी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये जरा ध्यान रखिए कि कईयों के बचपन में ऐसी घटनाएं, सेक्सुअल अब्यूज, चोरी, मारपीटी, या किसी ने जलता हुआ देख लिया, या जैसे पुलिस वाले होते हैं वो रोज ट्रेन पे जो कटते हैं उनको उठाते हैं, राइट। तो वो सब ये स्टोरीज वगैरह सुन सुन के ना वो पास्ट में इतना इमोशनल पेनफुल मेमोरीज भर जाती हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज सामने दिखती है या सुनाई देती है या पिक्चर में देख लेते हैं या कुछ होने वाला होता है तो हमारे अंदर डर पहले शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं केटामिन थेरेपी। एक इंजेक्शन आता है, रोज 1 घंटे के लिए इंजेक्शन लगा दो, 6 दिन के अंदर इसका इफेक्ट 90% कम हो जाता है और फिर उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नींद। हाँ, नींद नहीं आना, देखिए कईयों को नींद नहीं आती है तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, पर कईयों को नींद क्यों नहीं आती, इसका मतलब कोई बात है, इसका मतलब कोई डिजीज है, कोई टेंशन भी नहीं है मेरे को, उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। तो नींद के कॉम्प्लिकेशन का डर उनको इतना बैठ जाता है कि उनको ड्रीम्स आने लग जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, नाइट को डरावने सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं, सुबह फ्रेश नहीं उठते। तो नींद का ट्रीटमेंट करवा लो, इसके साथ साथ में नींद का ट्रीटमेंट कर दें तो सारा डर निकल जाएगा और अपन उसको सुसाइड से बचा पाएंगे। नेक्स्ट, गुस्सा। राइट, देखिए गुस्सा बहुत बड़ी चीज है और इसको यदि मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो गुस्से में लोग बाग ये बोलते हैं कि आई एम राइट एंड, कौन बताएगा, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, राइट। तो साइकोलॉजी ये बोलती है आई एम राइट बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर राइट, ऑलवेज राइट। पर प्रॉब्लम कब आती है जब वाइफ को गलत बताओ या हस्बैंड को गलत बताओ, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है और उसके कारण इतना गुस्सा और डर बढ़ जाता है। कई बार हस्बैंड घर ही नहीं आता या वाइफ कहीं चली जाती है या कुछ काम ही नहीं कर पाती, तो ऐसे केस में चेंज करके आई एम राइट और साथ में ऐड कर दो, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, माई एजुकेशन, और यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर ऑल्सो राइट बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो रॉन्ग वर्ड को यदि अपन निकाल देते हैं तो इट मेक्स, आप अपने को गुस्से से भी बच जाएंगे अपन और सुसाइड से भी बच जाएंगे और डर से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट, काउंसलिंग में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होती है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है। उसमें हम लोग कहते हैं सपोर्ट व्हाट द पर्सन बिलीव्स इन, उसको बोलने दो, केवल बोल के निकल गया, आधा हल्का हो गया, दैट इज सपोर्टिव, आपको कुछ नहीं बोलना। नेक्स्ट, दूसरा होता है साइको एजुकेशन, कि उसकी सारी सुन ली फिर उसको सही बात ऐसा लगे आपको समझाने जैसा है, उसको सही बात समझा दो, दैट इज सिंपल साइको एजुकेशन। नेक्स्ट, फिर बिहेवियर थेरेपी, उससे कहो कि ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है,
तो उसके पीछे वो कहेगा मेरे को डर लगता है। बोले डर कहाँ से लगता है? तो उसके बिहेवियर को उसी को एनालाइज करने दो, अपन एनालाइज मत करो, राइट? वो कुछ कुछ को हेल्प करोगे एनालाइज करने में तो वो पता कर लेगा एंड ही विल बी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, कॉग्निटिव। हर बिहेवियर के पीछे एक सोच होती है। जैसे मैं मेरी वाइफ पे गुस्सा करता हूँ तो मेरे को मेरी सोच ये है कि मेरे बचपन में ये दिया था कि वाइफ डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, और वो डोमिनेट करेगी तो घर का सब कुछ ले जाएगी, तुम अकेले रह जाओगे। अब वो बचपन की बात मैंने जब अपनी सोच में बना रखी है तो मेरे को ही डर लगेगा। वाइफ नहीं डरा रही है, ब्लेम मैं वाइफ को करूंगा, बच्चों को करूंगा, सोसाइटी को करूंगा, इन लॉज को करूंगा। और जैसे उसको मैं चेंज करता हूँ कि ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरे बचपन में मैंने कभी मम्मी पापा में पार्टनरशिप नहीं देखी, तो मेरे में ये वाली सोच बनी, चलो आज मैं पार्टनरशिप क्रिएट कर लेता हूँ, खत्म। तो जैसे मैं मेरी सोच बदल लेता हूँ तो मेरा डर बदल जाएगा। नेक्स्ट, और इसी सोच के कारण फिर बिहेवियर, आपके सारे बिहेवियर यदि आप एनालाइज करो तो आपको पता पड़ेगा उसके पीछे कोई ना कोई सोच है अपने खुद के बारे में जो आपको डर पैदा करती है और जो आपको बिहेवियर देती है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल थेरेपी जरा विशेष करके याद रखिए। ये इंटरपर्सनल थेरेपी मीन्स घर का जो वातावरण होता है, मम्मी पापा जैसे हैंडल करते हैं घर की बातें, बच्चे वो देख करके या तो डर ले लेते हैं या कॉन्फिडेंस लेते हैं। तो यदि घर का वातावरण, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज हम लोग देख सके, समझ सके, उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सके, उनको समझा सके और नए तरीके बता सके, तो ये पूरा डर रिमूव करने में मदद करता है। थैंक। नेक्स्ट, फैमिली थेरेपी। फैमिली कैसे टीच करती है, कैसे ट्रेन करती है? 90% आप देखना कि फैमिली वाले के मैं जो नहीं बन पाया मैं तेरे को बना के छोड़ू। तो दिन भर मम्मी बोलती है और शाम को आके पापा बोलते हैं, तो बच्चा बिकम सो कंफ्यूज। तो उसके अंदर डर हो जाता है कि मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा नहीं हूँ क्या, मैं अपनी मनपसंद काम नहीं कर सकता क्या? तो वो डर उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है। नेक्स्ट, फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न देखो, कई घरों में आपको दिखेगा आइदर इज ब्लैक और व्हाइट, मैं जो कह रहा हूँ वो करो या फिर घर से निकल जाओ, घर का बॉस मैं हूं या तुम हो, हमने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। तो इसको बोलते हैं डाइकोटोमस, कि दो रास्ते, एक्सट्रीम दो ही रास्ते, तीसरा कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। सो दैट लीड्स टू सुसाइड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि वो डरते हैं कि यार अब मेरी तो कोई सुनेगा ही, राइट? नेक्स्ट, आईक्यू एंड ईक्यू। जितने भी पढ़े लिखे लोग बाग होते हैं उनका आईक्यू बहुत हाई होता है, बट उनकी स्ट्रेस टॉलरेंस करने की क्षमता बहुत कम होती है। उसको बोलते हैं इमोशनल कोशेंट, जल्दी से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जब इम्बैलेंस होता है दैट लीड्स टू फियर एंड फियर लीड्स टू सुसाइड। नेक्स्ट, ओवर जनरलाइजेशन। आप बद्दा ने जोड़े, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा तो दुनिया में चलता रहता है, ऐसा तो कि उसमें क्या दिक्कत है? ये चीजें आपके अंदर जो डर है उसको मेंटेन करेंगी, रिमूव नहीं करेंगी। तो यदि आप ये सोचो कि 90% में होता है पर 10% में क्यों नहीं होता, यदि आप ये वाली सोच दोगे जनरलाइजेशन बंद करके, राइट, चलो सोचते हैं इसके बारे में, तो आप सबके अंदर से डर निकाल पाओगे और उनको अच्छी लाइफ दे पाओगे। नेक्स्ट, जंपिंग जंपिंग टू कंक्लूजन। अधिकतर घर में आपने सुना होगा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते। तो पहले हम लोग कंक्लूजन पे जंप कर जाते, हस्बैंड वाइफ में तो अक्सर होता है कि फोन आते ही पहले, हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, जल्दी बोलो। ले, बच्चों के साथ भी मुझे पता है। तो ये जो जंपिंग कंक्लूजन है ना, ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, सेल्फ एस्टीम को कम कर देता है, एंड दैट लीड्स टू सुसाइड, राइट? तो ये लैंग्वेजिंग यदि आप चेक कर सको तो जरा देखना। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन। हमने कहा कुछ और बच्चों ने समझा कुछ। मित्रों, बच्चों का दिमाग उतना डेवलप नहीं है,
बच्चे पूछना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चे ने माँ से पूछा मैं कहाँ से आया, क्योंकि क्लास में वो जवाब नहीं दे पाया, तो वो डर रहा था। डरते डरते उसने माँ से पूछा, तो माँ ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ऐसे पूछ रहा है क्या करूँ। माँ मॉडर्न थी, माँ ने कहा जितना पूछे उतना बता दो। उसने ठीक है, माँ ने पूरा बताया उसको, बीच में बच्चा सो गया। तो जब बच्चा उठा तो बच्चे से पूछा बेटा मैं इतनी अच्छी बात बता रही थी, प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन के बच्चा कैसे होता है, और तू सो गया, तो ऐसा क्या हुआ। अरे मम्मी आपका दिमाग खराब। अरे ये क्या हुआ। बोले क्यों। बोले मेरी क्लास में बात चल रही थी, एक कह रहा था मैं उत्तर प्रदेश से आया, दूसरा कहता था मैं मध्य प्रदेश से आया हॉस्टल में, तीसरा कहता था मैं कश्मीर से आया, तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं कहाँ से आया, और आप तो पता नहीं क्या बताने लग गई, कहाँ से आया मेरे तो समझ में नहीं आया। तो दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिस्निंग। पहले पूछो, और उससे पूछो वो क्या समझना चाहता है, और फिर उसका आंसर दो, तो उससे सारे डर उनके निकल जाए। नेक्स्ट, कई बार सेलेक्टिव अटेंशन होता है कि हम लोग वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही बच्चे बोले तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वो उस आदत के कारण बच्चे रिजेक्टेड फील करते हैं, अनवांटेड फील करते हैं, और हस्बैंड वाइफ भी अनवांटेड रिजेक्टेड फील करते हैं, और इससे एक डर बैठ जाता है और डाउट बैठ जाता है कि मैं अच्छा हूं या नहीं हूं, एंड दैट लीड्स टू सुसाइड या सेपरेशन। नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म आप सबको मालूम ही है, आप किसी न किसी तरीके से हैंडल करते हो हस्बैंड को, वाइफ को, पेरेंट्स को, कस्टमर्स को। उसकी डिटेल में अपन अभी नहीं जाएंगे, बट जहाँ जहाँ आपको चाहिए तो आप उसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवा लो अपनी, तो आपको पता पड़ जाएगा कि उनका मैकेनिज्म ऐसा क्यों है, और फिर उसको अपन ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कपल थेरेपी, बैलेंस बिटवीन, जैसे शादी के पहले और शादी के बाद देखो क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो शादी के पहले लैंग्वेज में अपना पॉजिटिव कन्वर्सेशन होता है ज़्यादा, नेगेटिव कम होता है, और शादी के बाद नेगेटिव ज़्यादा होता है और पॉजिटिव कम होता है। तो यदि उसको हम बैलेंस कर लें, शादी के पहले भी इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए, शादी के बाद भी इतना खराब नहीं बनना चाहिए। यदि हम दोनों बैलेंस कर लें, जहाँ अच्छा है अच्छा बोलें, जहाँ खराब है खराब बोलें, पर अच्छा बोलने का परसेंटेज थोड़ा 60-70% रखें, और नेगेटिव बोलने का 30% रखें, तो जिससे बच्चों में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि उनका सारा डर जिंदगी भर का निकल जाता है। नेक्स्ट, सो दिस इज इन समरी। बाकी तो सेंसिटिव पाथ वगैरह है वो अभी अपने कोई जरूरत नहीं है, बट बेसिक जो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि साइकोलॉजी के साथ में बीमारी भी होती है, यदि हम उसका ध्यान कर लें तो इट कैन हेल्प लॉट, राइट। थैंक यू जगदीश, थैंक यू सो मच। यस डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है डॉक्टर साहब। या तो अगर आप कहो तो मैं एक एक करके जो हमारे पास क्वेश्चंस आए वो आपको पूछूं, और या आप आपके अनुभव के आधार है किस तरह से उसको डील कर सकते हो बताएंगे। श्योर। ओके। तो डॉक्टर साहब, पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जबरदस्त तरीके से इतना बड़ा काम एकदम आसानी से कह दिया। आप इस तरह से लेक्चर को फ्लो लेके गए कि हम बहते रहे वो जो आप क्रिएट कर रहे थे उसमें, और कहीं पे भी ऐसा हमें नहीं लगा कि कोई एक गंभीर टॉपिक पे हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, या कोई ये ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जो जिस तरह से आप फेस कर रहे थे पूरा सेशन। तो बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो मेरा मेरा जो पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसे है कि जो रोज बरोज की लाइफ में आम लोग जो क्वेश्चंस का सामना कर रहे हैं, उन लोगों को जो तकलीफियां होती है, वहां से आए हुए क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि जैसे एक फैमिली की बात करें हम, फैमिली में एक 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 इंसान है, और ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने आपका सेशन अटेंड किया है। ये उसको पता चल गया कि उसके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, और उनको लगता है कि उनको ये मेडिकेशन की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मेरी, तो मेरी फैमिली है और मैंने आपका सेशन किया है, तो मुझे पता चल गया कि मेरी फैमिली में कोई ऐसी फैमिली मेंबर है
जिनको मानसिक समस्याएं हैं और वो मेडिकेशन से ही दूर हो सकती है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपने जो नॉलेज दे दिया उसके अंदर साफ हो गया कि यहाँ पे काउंसलिंग नहीं चलने वाली है, मुझे डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आता है कि हम उनसे कैसे कहें कि आपको ये बीमारी है, उनको कैसे कन्विंस करें कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। उसके लिए किस तरह का वार्तालाप करना चाहिए, किस तरह से उनको तैयार करें कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ये चीज़ डील करते हैं। तो उसमें अगर आप कुछ प्रकाश डालो कि इस तरह से हम लोग अगर बात करेंगे, तो वो तैयार हो सकते हैं आपके पास आने में, जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर के पास जाने के लिए। और घर का एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डर सबसे पहले लगता है। जैसे मैं मेरी पत्नी का ही एग्जांपल ले लूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो बड़ा आसान है कि भाई तुझे है ना ये बीमारी है और तुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, तो उसको कैसे तैयार करूं मैं। तो वो थोड़ा सा जरा आप प्लीज बताइएगा कि किस तरह का कॉन्वर्सेशन हमको करना चाहिए, किस तरह का वार्तालाप करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया सुल्तान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति का यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि किसी का हस्बैंड जाने को तैयार नहीं है, किसी की वाइफ जाने को तैयार नहीं है, किसी के बच्चे जाने को तैयार नहीं है, किसी का भाई जाने को तैयार नहीं है, किसी की माँ, किसी की सासू, किसी के ससुर, किसी के ननद, देवर, कोई भी जाने को तैयार नहीं। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, और हमें सबसे पहले इसको हैंडल करना सिखाया जाता है, जो और किसी बीमारी में नहीं आती और किसी डॉक्टर के पास नहीं आती। और डॉक्टर साहब एक चीज है ना, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो तो मुझे आया। देखो मुझे हार्ट का बीमारी है ना, तो कहीं ना कहीं मैं दिल खोल के शेयर करता हूँ लोगों के साथ में, मेरे को हार्ट का बीमारी है, कुछ तकलीफ हुआ है, हम 50 लोगों के साथ में बात भी करते हैं और हमको कहीं डर नहीं लगता है। लेकिन ये बीमारी के बारे में अगर डॉक्टर किसी से बात करने का आएगा ना, तो पता नहीं मतलब वो हम लोग फेस नहीं कर पाते, शेयर नहीं करते हैं। राइट, राइट। तो देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। आई थिंक सब लोग इसका आंसर जानना चाहते होंगे कि हम कैसे तैयार करें, है ना। तो देखिए, सबसे पहला तो ये मान के चलो कि इंडिया में, भारत में साइकियाट्री को पागलों का डॉक्टर माना जाता है, गांडानो डॉक्टर, यस। है ना। अब सोचो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, कैसे हमारी शादी हुई, बहुत ही गांडाना डॉक्टर जोड़े कौन शादी करेगा, है ना। तो इट्स बट नेचुरल। तो सबसे पहले स्टिग्मा को एक्सेप्ट करके चलो कि इंडिया है, स्टिग्मा है, पहली बात। फॉरिन है, फॉरिन में स्टिग्मा नहीं, काफी कम हो गया है, पर है अभी। दूसरा, जो सुल्तान का क्वेश्चन है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, उस पे शायद जिन्होंने लैंडमार्क किया है वो एक तो इसको समझ पाएंगे कि लैंडमार्क में बात करता है दूसरा, प्रॉब्लम शेयर करता है तीसरा, अलग अलग एज वाले 10 जने शेयर करते हैं, तो मुझे बैठे बैठे अपने आप प्रॉब्लम भी दिख जाती है और सॉल्यूशन भी दिख जाता है। आपने नोट किया ये वाला? लीडर कुछ नहीं बोलता और वो प्रॉब्लम मेरी थी भी नहीं, और प्रॉब्लम भी पता पड़ जाती है और सॉल्यूशन भी पता पड़ जाता है। और मैं ब्रेक में जाके फोन कर देता हूँ घर पे कि यार प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम लेके आया था पर एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम निकली और ये सॉल्यूशन मिला, राइट। तो ऐसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी मान के चलते कि अगला नहीं आएगा, है ना। तो इसमें दो कैटेगरी ले लो, साइकोलॉजी एंड बीमारी। बीमारी वाला तो वैसे ही नहीं आएगा, तो उसको तो लाना पड़ेगा अपने को पकड़ के, क्योंकि वो समझता ही नहीं है पागलपन को। पर जहाँ बीमारी लेवल पे है, यहाँ जहाँ ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है, जैसे मेरे पास एक हस्बैंड आया था, मेरी वाइफ को ना बहुत प्रॉब्लम, बहुत झगड़ा करती है, बहुत शक करती है, आप उसको सुधारो। तो उसने मेरा 1 घंटा लिया। तो बोले पर वाइफ तो आएगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, कई डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर ली। तो मैंने कहा ठीक है, कल ही आ जाएगी तुम्हारी वाइफ, और तुम कहोगे तो अभी आ जाएगी। अरे साहब, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं रास्ता बताऊं, अभी ट्राई करोगे, अभी आ जाएगी वो। साहब ऐसा क्या जादू करोगे आप?
इनका जादू नहीं, साइकोलॉजी। बोले क्या साइकोलॉजी? देखो साइकोलॉजी है कि हर एक की वाइफ ये नहीं चाहती कि मुझे कोई सुधारे। तो बोले क्या चाहती हो? बोले वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड में गलती है, वो सुधारो। तो मैंने कहा आप क्या करो, उसको फोन करके बोलो कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर गोयल के पास, और तुम्हारी प्रॉब्लम लेके गया हूँ मैं। तुम ये करती हो, 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 और ये नहीं करती हो। बोले ये बोलो? मैंने कहा हाँ बोलो आराम से। और फिर उसके बाद में बोलना कि जब मैं सारी बातें बोल चुका तो डॉक्टर गोयल ने कहा कि तुम क्या क्या गलतियां करते हो वो तुम्हारी वाइफ ज्यादा अच्छा जानती हो। तो मुझे लगा हाँ वास्तव में तुम मुझे रोज सुधारती रहती हो, इसलिए तुम ज्यादा जानती हो। तो बोले डॉक्टर गोयल ने कहा कि तुम उनसे फोन पे बात करो और मेरी सारी गलतियां बताओ और मैं सुधरने को तैयार। अब वो तैयार हो गया, उसने जैसे वाइफ को फोन किया तो वाइफ को, अरे मुंह तो मैं तो कब से राह देख रही थी कि मैं किसको बताऊं तुम्हारे बारे में। बोले कहाँ हो तुम? बोले डॉक्टर गोयल के पास। तो बोले मैं आ जाऊं वहां पे आके बात करूं? हाँ या तो वीडियो पे बात करो, फोन पे बात करो, या आना चाहो तो आ जाओ। अरे नहीं मैं अभी आती हूँ। जैसी थी बिना नहाए धोए सीधी मेरे चैम्बर में। अब आके धाड़ 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 धाड़, डॉक्टर साहब ये करते ये करते। अच्छा मैंने उसको इशारा कर दिया था चुप रहना। तो मैंने कहा आ गई ना? बोले हाँ आ गई। अब जब सारी बातें बोल चुकी वो, करीब 2 घंटे लिए उसने, और 2 घंटे में करीब 400 कंप्लेंट बोली होगी। हाँ माँ बढ़िया है, माँ की गोद में बैठा रहता है, पहले इतना प्यार करता था, और उसका आते ही मोबाइल में लग जाता है, तो खाना भी खाता है तो इसका दिमाग मोबाइल में होता है। मैं क्या, मुझे क्या समझ क्या रखा है इसने? और शादी के पहले मेरे को ही देखता रहता था, अब तो हर एक बात में धाड़ 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 धाड़। तो निकल गया। अब हमारा काम था, हमारा फोकस था कि उसको उसके तरीके को सुधारना। तो हमने उससे बोला, मैंने कहा ठीक है 400 गलतियां तो हैं, चलो अब चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करके कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने कहा चलो 10 अच्छी बातें तो होंगी हस्बैंड में। तो वहां पे जैसे ही हस्बैंड से हमने 10 अच्छी, ये वाइफ से अच्छी बातें निकलवाई है ना, वैसे अच्छा तो है मेरा हस्बैंड। और फिर जो उसने 10 बातें बोली है, तो सोचो क्या हुआ होगा। उसका सारा गुस्सा था वो आ भी गई, और सारा गुस्सा शांत भी हो गया। और फिर हमने कहा कि कल हमें वापस आके बताना हस्बैंड सुधरा या नहीं सुधरा। हाँ पक्का पक्का, मैं कल आती हूँ, बताती हूँ। तो 7 दिन तक उसको एक ही मिशन दिया कि हस्बैंड को सुधारना है। तो वो आती रही, और आके फिर हमने कहा कि इसका बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है वो जरा देखो। हाँ हाँ डॉक्टर, हस्बैंड का तो पड़ रहा है, मेरे भी गुस्से का पड़ रहा है। तो क्या अपन इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं? तो धीरे धीरे हमने उसको भी ऐसे करके, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, कहीं ईगो हर्ट नहीं हुआ, और प्रॉब्लम पूरी सॉल्व। बहुत तो, बढ़िया डॉक्टर साहब, तो बहुत लाने का बढ़िया। जो तरीका है कि उसमें उनको मत बोलो कि तुम जाओ, तुम्हें ये बोलना है कि मेरे को जरूरत है, मेरी बात तुम वहां पे करो। यस यस, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। कहीं ना कहीं सेकंड, मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब हम हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में ऐसा सोचते हैं कि उनको ये तकलीफ है, उनको ये बीमारी है, तो उनका तो इलाज कराना ही कराना है। शायद हमें भी कहीं अंदर झांकने की जरूरत है कि हम क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमने अभी तक क्या किया होता तो शायद फर्क पड़ सकता था। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आपके फैमिली में अगर कोई इंसान ये बीमारी से तकलीफ में आया है, तो उसका तो तकलीफ दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे भी मजेदार और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप खुद अपने अंदर झांक के देखें कि क्या क्या आपने नहीं प्रोवाइड किया है। अगर प्रोवाइड करते तो शायद फर्क पड़ सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक और नया ही इसमें अलग इसमें से पहलू लाने का। एक सुल्तान इतना सा कह देना कि अपने में गलती देखने की बजाय दूसरे को बोलो कि मेरे में गलती देख। यस, तो वो जो है ना एक कला है डॉक्टर साहब, लोगों को सुनना पड़ेगा उसके लिए, उसको एक स्पेस देना पड़ेगा। और वो कितना कठिन है डॉक्टर साहब, आप और हम सब जानते हैं। नहीं, हमको कहना सब कुछ है, सुनने के लिए तैयार नहीं है।
तो उसके लिए तो पहले उसको ये फ्रीडम देना पड़ेगा कि मुझे बताओ, उसके लिए नजदीक जाना पड़ेगा, जो दीवार बनाई है वो दीवार को तोड़ना पड़ेगा। बट रियली आई गॉट द पॉइंट डॉक्टर साहब, इट्स लाइक सही में जो क्वेश्चन था मेरा और काफी सारे लोगों का, आपने बहुत ही सही तरीके से एड्रेस किया। दूसरा डॉक्टर साहब क्वेश्चन जो है, जो आ रहा है वो है कि आपने जिस तरह से सब बीमारियां बताई, और मैं मेरी खुद की बात करूं, और मैंने जब देखने का कोशिश किया, तो काफी बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सिम्टम्स तो मुझे भी बहुत बार दिखते हैं, मुझे खुद को, आपने जो बताया वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिम्टम्स हर बार मेरे साथ रहता है, आया फिर चला गया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर कुछ हुआ, फिर वापिस वो प्रकार का सिम्टम्स मेरे सामने आया। तो ऐसा अगर होता है मेरे लाइफ में भी जो आपने बताया वो, तो मुझे क्या करना चाहिए मेरे खुद के लिए? क्या अगर मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करने का जरूरत है, ऑब्जर्व करूं तो कौन से लेवल तक करूं, और कौन से लेवल से बियॉन्ड जाऊं तो मुझे खुद को मेडिकेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैं ये सभी लोगों के बिहाफ में पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि ये सिम्टम्स ऐसे है ना, मुझे तो मैं बताऊं डॉक्टर साहब, आपने अगर 50 सिम्टम्स बताए हैं, तो 10-12 तो मुझे लग ही रहा है मेरे खुद के लिए कि मेरे पास, मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं खुद ऐसे गुजर रहा हूँ वो लाइफ से। तो उसके बारे में आप क्या कहते हो? क्या बॉर्डर लाइन होना चाहिए? क्या ऐसा है कि मैंने एक बार आ गया तो फिर काम हो गया, मतलब अच्छा हो गया, फिर 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा तो फिर से आपके पास आना पड़ा, और उसके अंदर इसको नॉर्मल गिना जाता है, ये अबनॉर्मल गिना जाता है? क्या मुझे अपने आप को ऐसा देखने की जरूरत है कि मैं मानसिक रोग से पीड़ित हूँ, ये नॉर्मल है, इससे घबराने का जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वेरी ये गुड, मुझे दिखना शुरू हो गया है, काफी लोगों का भी हो सकता है ये क्वेश्चन हो। वेरी गुड। थैंक यू सुल्तान फॉर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और देखो मित्रों, जो सुल्तान ने बोला है, सबसे पहले तो जब हमको पढ़ाया जाता है साइकेट्री में, जब एमडी करते हैं हम लोग, तो पहला क्वेश्चन ये पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल किसको बोलते हैं और एबनॉर्मल किसको बोलते हैं। देखो ये आप समझ लेना, तो जो भी सुल्तान ने बोला दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। तो रोज बिल्कुल होगा फिक्र आपका, करने का जरूरत नहीं डॉक्टर साहब मुझे। कुछ भी नहीं, कुछ थैंक यू। भी नहीं, किसी को भी। तो ये नॉर्मल है, जो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे अपनी लाइफ में, हर एक फील्ड में, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक प्रोफेशन में। तो इसको सबसे पहले नॉर्मल मानो। जब ये नॉर्मल लेवल क्रॉस कर जाता है, तो कैसे पता पड़ेगा क्रॉस कर गया? कि जब मेरे पढ़ाई पे असर होने लगे, बच्चे पढ़ते हो तो, नहाने धोने पे असर होने लगे, मैं ऑफिस में असर होने लगे, मेरे रिलेशनशिप पे असर होने लगे। जब इन सब चीजों पे असर होने लगे और मैं जानता हुआ भी कुछ नहीं कर पाऊं, तब शुरुआत में थोड़ा सा आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़े। अभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा काउंसलिंग, जो आप अपने आप में सोचते हो उसकी जगह किसी से काउंसलिंग लो, क्योंकि कोई आपको देख पाएगा। जैसे मैं भी इतना जानता हूं, लेकिन मैं भी काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, है ना। दूसरा, फिर जब इससे ज्यादा असर पड़ने लगे कि आप ऑफिस में गुल्ली मारने लगो, ऑफिस जाने का मन ही ना हो, वाइफ से बात करने का मन ना हो, बट किसी काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, या कुछ एबनॉर्मल, यदि आपकी रूटीन के ऊपर असर पड़ने लगे, तब ये पहला स्टेज होता है कि इसको रिवर्स करने के लिए थोड़ी सी दवाइयां ले लो। अब और आगे बढ़ते हैं, यदि और असर पड़ेगा कि कपड़े भी व्यवस्थित नहीं पहने हैं, बाल भी नहीं बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ सारी खराब हो गई, फैमिली लाइफ खराब हो गई, कंट्रोल में नहीं है किसी के, तो फिर नेक्स्ट लेवल आता है दवाइयों के बाद में, कि इसके इंजेक्शंस आते हैं जो बहुत जल्दी असर करते हैं। फिर इसके बाद में भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं एक विशेष मैग्नेटिक थेरेपी आती है, जो यहाँ सिर पे इस साइड में लगाते हैं आधे घंटे के लिए रोज। आरटीएमएस थेरेपी बोलते हैं, अमेरिका की लेटेस्ट थेरेपी है, नेट पे देखिए आप। वो लगाने से अंदर के केमिकल चेंजेस बिना इंजेक्शन बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इसका 20 से 40 सेशन का कोर्स होता है, यदि 2 सेशन रोज लगाएं तो 20 दिन में आप ठीक हो जाओगे। और ठीक मीन्स केमिकल चेंजेस ठीक हो जाएंगे। और उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके कपड़ों का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, इसका पता नहीं है, उसका पता नहीं है। जब इतना असर पड़ जाए,
तो फिर आजकल नए इलेक्ट्रिक शेक्स की थेरेपी आई है, जो हम लोग उसको बेहोश करते हैं, बेहोश करके यहाँ पे, जो पुराने जमाने में मगज का शॉट देते थे ना, तो पहले शॉट 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स के लिए दिया जाता था और 6 लोग पकड़ते थे। अब लेटेस्ट शॉक ऐसा आ गया कि किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टिक, ये लो 1 सेकंड के लिए शॉक दिया और वो 15 मिनट में उसके बाद वो घर जा सकता है। और इतना जल्दी फर्क पड़ता है कि वो 15 दिन में तो नॉर्मल हो जाता है। 6 से 8 बार उसको बुलाते हैं हम लोग और ये वाला शेक दे करके, और वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये इसकी जो अलग अलग स्टेजेस हैं, तो सबसे पहले तो आप सब नॉर्मल यहां से शुरू करो। और खास करके अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो घबराने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने का जरूरत। और अगर रूटीन पे इम्पैक्ट आ रहा है तो या। जैसे दूसरी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है आपके पास, या जो भी साइकियाट्रिस्ट है उनके पास जा सकता है। राइट। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट। और एक सवाल डॉक्टर साहब ये है, एक तो बड़ी हिम्मत करके साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो, और हमारे फैमिली मेंबर को लेके जाते हैं, और जब साइकियाट्रिस्ट के पास हम जाते हैं तो हमने देखा है कि वो सभी साइकियाट्रिस्ट की फीस बहुत ज्यादा होती है, और एक ही काउंसलिंग में, एक मीटिंग में कभी होता नहीं है ये खत्म काम। तो एक बार साइक ये बीमारी हो गई तो खर्चा बड़ा ज्यादा हो जाता है। तो एक तो पहले जाना ही नहीं था हमको, फिर गए तो खर्चा ज्यादा हो गया, और बाद में इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मतलब मैंने मैंने देखे लोगों को ऑब्जर्व किया है, सबका ऐसा कहना है कि 2-3 लोगों को दिखाया, फर्क नहीं पड़ा, फिर फाइनली मैं उसके पास गया ना तो फर्क पड़ा। मतलब 3-4 डॉक्टर चेंज करना आम बात हो गया है। तो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या गाइड करते हो कि अगर इस प्रकार की बीमारी हुई तो कहाँ जाने से सही सारवार और अच्छे दामों में ज्यादा कोई तकलीफ की बिगड़ हो सकती है? तो वो क्या रिकमेंड करेंगे? और मुझे डॉक्टर साहब आपके ऊपर तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन भी हो, और ये जो भी लोग सुन रहे हैं उनके उनके लिए भी बड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये डॉक्टर साहब पूरा जो सेशन लेते हैं ये पूरा ऑनररी है। ये सेशन का एक पैसा भी चार्ज नहीं करता है डॉक्टर साहब, और ये सेशन बिल्कुल उनकी प्रैक्टिस बढ़ाने के बारे में नहीं है। उनको बिल्कुल लालच नहीं है, ऊपर वाले ने उनको बहुत दिया हुआ है। काफी समाज सेवा करते हैं, काफी लोगों को ऐसे ही फ्री में सारवार करते हुए मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस का मार्केटिंग हो रहा है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे कभी वो बात नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर साहब को जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो सबको? वेरी गुड सुल्तान, बहुत अच्छा। और ये हर एक के मन का सवाल है। और लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज कि यही प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी सवाल था। हम्म। उनके मन में भी यही था कि ये साइकेट्री की सबको जरूरत है, पर चूंकि मेडिक्लेम में कवर्ड नहीं है इसलिए कोई जाता ही नहीं। हम्म। मेडिक्लेम में इसको अलग रखा हुआ था कि यदि साइकेट्रिक बीमारी है तो आप गए काम से, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जबकि 90% फिजिशियन सबसे पहले साइकेट्री में डिप्रेशन की दवाई लिखते हैं, उनका क्लेम पास हो जाता है, पर हमने लिखी हुई दवाई तो क्लेम पास नहीं होता है। तो आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि 24 मार्च 2019 उस दिन इंडिया का इंश्योरेंस का कानून बदल गया है और उन्होंने सारी बीमारियां इसमें कवर कर ली। अब नई पॉलिसी जो भी आ रही है उस सब पॉलिसी में कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है कि इस बीमारी का नहीं मिलेगा, किसका कितना मिलेगा वो सब मेंशन। और इंडिया के सारे साइकियाट्रिस्ट ने मिल करके एक इंटरनेशनल कोड है कि यदि ये सिम्टम है तो ये बीमारी है, इसमें ये ट्रीटमेंट है, वो सारा डिसाइड कर रखा है। तो सबसे पहले तो आप पैसों की तरफ से फ्री हो जाए। राइट। दूसरा, सुल्तान ने सवाल पूछा कि खर्चा बहुत होता है, उसको खर्चे को कम कैसे कर। तो मित्रों, हम लोग क्या करते हैं इसमें साइकोलॉजी में उनको समझाते हैं कि जैसे सुल्तान अपनी वाइफ को लेके आया, अब मैं वाइफ को समझाऊंगा तो 10 सेशन वाइफ को देने पड़ेंगे, और फिर भी वाइफ ये कहेगी सर सुधारना तो सुल्तान को है, मेरे को कहाँ पीछे पड़े हो आप, कब तक मैं सुधरूं, और मैं सुधर गई तो वो तो सिर पे चढ़ जाएगा। ये पुरुष होते ही ऐसे हैं, तो रोज मेरे को ठोकेगा, बोले गलती तो तेरे में ही थी ना, इसलिए तो तेरे को ले गया था।
तो मैंने बोले खर्चा और बढ़ जाएगा, फिर वापस भेजो 10 के लिए, और हस्बैंड तो आएगा नहीं, तो वो बीमारी चलती रहती। तो हमने इसको चेंज करके क्या कपल को बोलते हैं कि भाई देखो, वाइफ को ठीक आप मत करवाओ, इसलिए नहीं कि हमारा फायदा होगा। जैसे हम कहते हैं मदर इन लॉ को ठीक मत करवाओ, तो 8 पेशेंट हमें रेडीमेड मिलेंगे। तो हम क्या कहते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग दे दें कि ये बातें कैसे हैंडल करनी है। तो आप 5 सेशन में, क्योंकि आप ज्यादा समझदार हो वाइफ से, बोले हाँ, तो मैंने कहा आप 5 सेशन में ही आप सारी ट्रेनिंग ले लो, और आप अपने घर पे बच्चों के साथ ट्राई करो, रिलेटिव्स के साथ ट्राई करो, वाइफ के साथ ट्राई करो, इन लॉज के साथ ट्राई करो, साइकोलॉजी बेस्ड जो हम देंगे। तो आप और वहां पे अपनी बात शेयर करो, देखो मैं भी ऐसा था, ऐसा सोचता था। तो वाइफ को सबसे अच्छा ये लगता है जब आप ये बोलो कि मैं भी ऐसा था। तो मैंने कहा 10, 20, 30, 40 सेशन की जगह आप 5 सेशन में ही परमानेंटली आप, फिर जिंदगी भर आपको नहीं आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग दे दी है। तो आप कहो तो 40 सेशन वाइफ के लूं या 5 सेशन आपके लूं? सर 5 सेशन मेरी ले लो ना, तो 1,000 रुपये पर सेशन का होता है, तो उसका 5,000 में ही काम हो गया, और डॉक्टर गोयल का 40,000 का नुकसान हो गया। यस डॉक्टर साहब, सो वेरी क्लियर। तो है ना? कोई इसके अलावा डॉक्टर साहब कोई ऐसे हॉस्पिटल्स है जो जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और काफी किफायती रेट में उनका उपचार होता हो, ऐसा खाली हमारी जानकारी के लिए कौन से हाँ, क्या क्या है वैसा? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, बहुत सारी सेमिनार्स हैं जो ऑनलाइन चलती रहती हैं, बहुत सारी एक्शन वर्कशॉप्स हैं, या आप कुछ भी अटेंड करो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने 25 वर्कशॉप्स अटेंड कर रखी, ये बहुत बढ़िया। समझने की। तो तो वैसा कुछ भी हमारे साथ एक बार शेयर करिएगा डॉक्टर साहब, तो हम क्या हमारे ऑडियंस को, हमारे लोगों के साथ में वो शेयर करेंगे, ताकि वो अगर उनका फायदा लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब बीच में? तो देखो, जो सुल्तान ने कहा, मैं वेरियस वर्कशॉप्स के बारे में आपको शॉर्ट में समरी में बता देता हूँ। एक होता है गेस्टाल्ट थेरेपी। उसमें बोलते हैं कि एक बार आप हस्बैंड की तरह वाइफ बन के देखो कि वाइफ दिन भर क्या क्या करती है, किस परिस्थिति से गुजरती है, तो आपको रियलाइज होगा कि अरे यार मैं क्या सोचता था और ये क्या है। ऐसे बच्चा बन के देखो, ऐसे एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय बन के देखो, अपना रोल चेंज करके देखो। इसको बोलते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी। आप नेट पे भी देखोगे तो इसके आपके वर्कशॉप्स मिलेंगे आपको। वो लोग 3 दिन की वर्कशॉप्स होती है, आपको इतना अच्छा इंसाइट दे देते हैं कि मैं क्या सोचता था और मैं क्या। जैसे अपन ननद को नहीं बोलते कि ननद सलाह देती है हस्बैंड वाइफ को, कहते एक बार तेरी शादी होने दे, फिर जब उसकी शादी होती तो पता पड़ता है यार प्रॉब्लम तो सेम है ना? तो गेस्टाल्ट थेरेपी होती है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में होते हैं कि हरदम ट्रांजैक्शन को ब्लेम करो, कि मैंने तुम्हें क्या बोला, कैसे बोला, उस तरीके को, उस लैंग्वेज को, उस टोन को ब्लेम करो, अपने आप को या दूसरे को ब्लेम मत करो। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसकी भी 2 दिन की वर्कशॉप होती है। तो अलग अलग एरिया में उससे कैसे बात की, उससे कैसे बात की, तो आपको पता पड़ेगा कि राइट। लैंडमार्क एजुकेशन आपको पता ही है कि किस प्रकार से वो अपने में दिखाता है ना? साइकियाट्रिस्ट के लिए बहुत जरूरत है। उसके बाद में एक ग्राफोलॉजी करके हैंडराइटिंग एनालिसिस। आप यदि इंटरनेट पे देखो तो आप देखिए कि यदि आपको अपनी पर्सनालिटी जाननी हो, आपकी वाइफ की पर्सनालिटी जाननी हो, और दोनों को मैच करना हो कि हमारी कौन कौन सी क्वालिटी मैच करती है, तो इंटरनेट पे लिखो ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी। उसके ऊपर कुछ वेबसाइट्स ऐसी है, वहां पे आप अपने सिग्नेचर भेजिए, आपकी पूरी पर्सनालिटी एनालाइज करके भेज देंगे। उसका बेसिक ये है कि जब हम बच्चे थे तो हम सब ने ए पर्टिकुलर स्टाइल में लिखना सीखा था। ए ऐसे, बी ऐसे, सी ऐसे, डी ऐसे। तो सबका सेम थी पर्सनालिटी बचपन में। उसके बाद जिंदगी के थपेड़ों ने हमें कैसा बना दिया, तो आज हमारा कोई डी ऊपर जा रहा है, ए नीचे जा रहा है, वो खुला है,
वो नीचे आधा है, अंडरलाइन है, उसके अंदर भी डॉट लगा रहे हैं और बड़े लंबे से लिख रहे हैं, कई लोग छोटा सा साइन कर रहे हैं. सो एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. वो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो और खुद ही उसके आप एक्सपर्ट बन सकते हो. और फिर उसको कैसे चेंज करना है, इवन बिल क्लिंटन के भी सिग्नेचर्स वहां पे एनालाइज करके रखे हुए, सो आप उसको देख सकते हो. ऐसे बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो इनसाइट ओरिएंटेड वर्कशॉप जिनको बोलते हैं, तो वो आप अटेंड कर सकते हो और अपने आप को अपडेट कर सकते हो. या डॉक्टर और साहब यदि आपको आजकल है ना, चाहिए तो आप सुल्तान को कहिए, तो अपन भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं वर्कशॉप. यस यस यस, अगर आप लोगों का ऐसा रिकमेंडेशन आया, रिक्वेस्ट आया, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं. डॉक्टर साहब आजकल हमारे पास 5 मिनट है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन एड्रेस करना बड़ा जरूरी है. आप थोड़ा सा फोकस डालिए. आजकल हिप्नोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्ट काफी यूज कर रहे हैं काउंसलिंग में और एज अ मेडिकेशन यूज कर रहे हैं. फिर एक थेरापी है पास्ट रिग्रेशन थेरापी, वो भी काफी कुछ चर्चा में है. किन लोगों को इसका जरूरत है, वैसा करने से सही में फायदा होता है कि नहीं होता है, आप थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालेंगे सर? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, बहुत सारी थेरेपीज हैं. जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, आज मुझे 25 साल हो गए करते हुए. मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो भी मैं करता हूँ. राइट, तो सवाल ये आता है कब करने की जरूरत पड़ती है. तो उसका बहुत सिंपल आंसर है कि यदि आपको अपना कोई बिहेवियर या थिंकिंग ऐसा लगता है कि आप जानते हो कि यार गलत है, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, जन्म से मैं ऐसा नहीं था, ऐसा सोचने वाला नहीं था, ये डर क्यों आ गया मेरे, कहाँ से आया, किसने दिया, मैं कितने साल का था, मैंने ऐसा क्यों लिया, मेरी गलती है क्या, और मुझे दूर करना है बस. तो जब आपको किसी चीज का कारण पता नहीं पड़े, तो हो सकता है आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो कारण छुपा हो. और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो चाइल्ड साइकोलॉजी में बचपन से बनता है, उसको पहचानने के लिए अपने पास एक ही रास्ता है, दैट इज हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी. जैसे आपने नार्को का नाम सुना होगा, नार्को एनालिसिस. राइट, नार्को एनालिसिस मैंने क्राइम डिपार्टमेंट में 1988 में शुरू किया था. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू द ट्रेनिंग एंड नार्को एनालिसिस इन द क्रिमिनल्स. जब से मैं आज तक आईपीएस एंड जुडिशरी को ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ. आज भी आई एम अटैच्ड टू फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, है ना. तो बेस समझ गए कि यदि बचपन में कुछ अटका हुआ है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़की डॉक्टर नहीं बनना चाह रही थी, बचपन से तमन्ना थी मैं डॉक्टर बनूंगी, 12वीं का रिजल्ट आया तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बनूंगी. सब लोग परेशान हो गए कि अब क्यों नहीं बन रही है, क्या बात है. तो किसी को नहीं पता पड़ा, तो मैंने कहा चलो, वो लोग मेरे पास लेके आए, बोले डॉक्टर गोयल आप बताओ ना क्या हो सकता है. मैंने कहा अपन हिप्नोटाइज करके देखते हैं कि अंदर से मना क्यों कर रही है. ऊपर से इच्छा है पर अंदर से. तो उस कन्फ्लिक्ट को पता करने के लिए हमने उसको हिप्नोटाइज किया. तो मालूम पड़ा कि बचपन की हमने बातें पूछी उससे हिप्नोटिज्म में, कि बचपन में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो डॉक्टर वर्ड के साथ जुड़ी हुई और डर के साथ जुड़ी, वो याद करो. तो उसने जब वो याद करने लगी, तो मालूम पड़ा कि याद करते करते वो बोलती है कि बचपन में मेरी माँ हरदम कहती थी कि चुप हो जा, डॉक्टर डॉक्टर जरा आना, इसको इंजेक्शन लगाना, ये बहुत रो रही है, ये बहुत जिद कर रही है, डॉक्टर डॉक्टर जरा आना इसके लिए. तो डॉक्टर वर्ड के साथ मेरे को डर डाल दिया था. और मेरा दिमाग छोटा था मैं तो डर के मारे काम कर देती थी, मम्मी का तो काम हो जाता था. और पर मेरे दिमाग में इतना डर फिट हो गया कि डॉक्टर मीन्स डराने के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है, वो तो मम्मी पापा ने दिया ही नहीं. तो बोले इतना डर बैठ गया, तो ऐसे जरा जरा देख भूत आ जाएगा, देख भूत आ जाएगा. जैसे सुल्तान ने एग्जाम्पल दिया कुत्ते का, कि छोटा बच्चा कुत्ते के साथ आराम से खेल रहा है, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट नहीं है, पर हमारे में डाला गया. और कुछ हमारा दिमाग छोटा था, उसने पकड़ लिया, आज तक पकड़े हुए. सास बोलती है, ये मदर बोलती है शादी के पहले, देख सास का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, देख सामने मत बोलना,
देख हस्बैंड को पहले खाना खिला देना तो वो शांत हो जाएगा, देख ये मत करना, देख वो मत करना। इतना डर तो वो पहले ही रेडीमेड डाल देती है पैकेज। दहेज में क्या पैकेज देती है, पार्टनरशिप का पैकेज नहीं देती कि बेटा जाओ तो दोनों मिलके काम करना, घर का अपना परिवार समझना, जैसे मेरे साथ बात करती हो वैसे वहां बात करना। वो नहीं देगी पर डर देगी। तो डर के कारण, तो ऐसे डर आप लोग हिप्नोटाइज करके या प्रीवियस बर्थ पे ले जा करके उसको पहचान करवा सकते हो और पूरा काउंसलिंग से निकाल सकते हो, ताकि ग्रेट। जिंदगी बहुत अच्छी हो। यस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम लोग ये सेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन जिन लोगों के कोई प्रश्न है और डॉक्टर साहब को कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो जो टॉपिक हमने आज कवर किया उसके बारे में, तो 11:45 तक डॉक्टर साहब यहाँ पे रहेंगे। आप उनको प्रश्न पूछ सकते हो चैट माध्यम के द्वारा। आपको पर्सनली पूछना है तो हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपको मौका देंगे डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत कराने का। तो 11:45 तक हम लोग है। आपका कोई प्रश्न है तो सीधा डॉक्टर साहब को पूछ सकते हो। वैसे ये जो सेशन था अभी कंप्लीट है। अगर आपका कोई प्रीवियस कमिटमेंट है तो आप ये मीटिंग छोड़ सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग में आने के लिए। मैं आपको ये याद दिला देता हूँ, ऐसे सेशंस हम महीने में 2 बार करते हैं। हर महीने का आप देख लीजिए, सेकंड संडे और द फोर्थ संडे, दूसरा और चौथा रविवार जो है हर महीने का हम आपके सामने ऐसे सेशंस लाते हैं। इसके बाद कौन सा सेशंस लेने वाला है तो हम लोग लोगों की फीडबैक जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही है। फिर हम एक टॉपिक फाइनल करेंगे, अच्छा सा एक स्पीकर जो काफी एक्सपीरियंस होगा उनके साथ में बातचीत करके आपके सामने एक सेशंस लेके आएंगे। आपका भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ये चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अभी ये मैं फॉरम ओपन कर रहा हूँ सब लोगों के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको अपना ऐसे हाथ करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, और आप हैंड रेज करेंगे वर्चुअल हैंड से तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप डॉक्टर साहब से सीधा बातचीत कर सकते हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड। अगर डॉक्टर साहब से बात करनी है और आपका कोई प्रश्न है, आप सीधा डॉक्टर साहब से अभी पूछ सकते हो। आपको ऐसे अपना हाथ करेंगे, जो वीडियो पे है वो कर सकेंगे, या फिर आप वर्चुअल हैंड रेज करिए, आप डॉक्टर साहब से सीधा बातचीत कर सकते हो। और जब तक आप तो लोग ये टॉपिक पे जब तक आप लोगों को कोई पॉइंट अच्छा लगा हो इसमें जो आपके लिए यूजफुल हो, तो उसको आप शेयर उस पे चैट के ऊपर लिखते जाइए कि मुझे ये अच्छा यस, लगा। हाँ हाँ, आपके आपके फीडबैक, आपको क्या अच्छा लगा, क्या लेके जा रहे हो ये सेशन से, आप वो सब आप शेयर कर सकते हो। तो आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है आपको, आप चाहते हो कि डॉक्टर साहब आपको सीधा आंसर करें, तो हम आपके साथ में है अभी, डॉक्टर साहब वो प्रश्नों का जवाब देंगे। कोई है ऐसा कि जिनका कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहेंगे? और अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो मेरे पास कुछ प्रश्न है, मैं डॉक्टर साहब को पूछता हूँ, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के सीधे प्रश्न आए तो डॉक्टर साहब को एक सीधा आपको मौका मिलेगा, उनके साथ में बातचीत करके आप जान सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा कि आपका हैंड रेज कैसे कर सकते हैं। शैलेंद्र कुमार जी, मुझे लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो अनम्यूट करने का, तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को और आप बातचीत कर सकते हो डॉक्टर के साथ। शैलेंद्र कुमार जी, आपको कुछ प्रश्न है क्या डॉक्टर साहब से? एक प्रॉम्प्ट आया होगा आपको, उसको खाली क्लिक करेंगे, आप पूछ सकते हो। नहीं सर, कुछ नहीं जरूरत है। अच्छा, बहुत कुछ ओके। सीखा हमने आज, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आज आपने क्या सीखा उसके बारे में कुछ बात करिए शैलेंद्र कुमार जी, आपने आज क्या लिया ऐसा आज? है कि बेसिकली जो वाइफ हस्बैंड वाला झगड़ा बताएं, हम्म जो मतलब क्या है, मिस कम्युनिकेशन है। हम्म और डॉक्टर साहब का सबसे अच्छा बात ये लगा कि ठीक है आप मेरे सामने बुलाओ और बात करो। फिर जब उन्होंने बुलाया तो बस तो दोनों आपस में जो था मिसअंडरस्टैंडिंग वो खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहता है। और जैसे सर बोले कि अब डॉक्टर सुई देने के लिए, सही बात है। जैसे लोग बच्चे देखते हैं, अरे सुई दे देगा, तो वो सही में वो बच्चे को शुरू से डॉक्टर के नाम से ही एक अलग सा इमेज बन जाता है, यस, एकदम जो सही हम लोग कहा को आपने। हटाना चाहिए। तो बहुत बढ़िया साहब। डॉक्टर साहब से तो कुछ, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि कोई शेयर करता है ना तो मुझे बोलना सुल्तान, मैं कुछ उनको असाइनमेंट दूंगा, और एक ऐसा असाइनमेंट दूंगा, अगर वो करेंगे तो
आपको तो मजा सर आएगा ही आएगा, आपकी फैमिली मेंबर को आपसे ज्यादा मजा आएगा। तो आप कुछ असाइनमेंट डॉक्टर साहब देंगे तो लेने के लिए तैयार हो शैलेंद्र कुमार जी? अभी मार्च भर नहीं लूंगा सर, क्योंकि अब तो सेशन चलता रहेगा। आप वो ऐसा हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो नहीं, वो क्योंकि मैं असाइनमेंट ऐसा है सर, वो उसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर आपको। मतलब देना, प्रोवाइड करना कुछ कम है, आपको मिलना बहुत ज्यादा है आपको, और नहीं ऐसे नहीं, मिल जाएगा मैं आपको। मैं बेसिकली मैं पैसे से LIC एजेंट, तो मार्च भर परफेक्ट। वर्क कल्चर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अरे LIC में आप जो काम कर रहे हो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाए तो तैयार हो आप? ठीक है, क्यों नहीं तैयार हूँ। अगर मान ली कोई भी आदमी चाहता है, हमारे हम्म, यहाँ कहावत है बिहार में कि हल्लुक मार बिलायल कोड़े, मतलब कि जो भी मिट्टी हल्का होता है वो हम्म, बिल्ली आराम से नोच लेती है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही कोई कुछ डॉक्टर साहब आपको असाइनमेंट देंगे जिससे हाँ फैमिली में तो जो प्यार है, माशाल्लाह जी। काफी प्यार होगा, उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आपका LIC का बिजनेस भी बढ़ाएगा। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा असाइनमेंट शैलेंद्र कुमार जी के लिए, हम सबके लिए, ओके। जो टॉपिक आपने लिया उसके बारे में। देखिए शैलेंद्र चलो, कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही एंड मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात पकड़ी, क्योंकि हर घर का बेस होता है। तो आप जिसकी भी पॉलिसी लें, उसका चेक लेने के पहले यदि आप उससे कहें कि मुझे आप 10 मिनट दे सकते हो, और क्या 10 मिनट में उनके आपस में बात करवा दो, कहना जरा अपनी सारी बातें एक बार कह दो और दूसरे को चुप कर देना, फिर दूसरे को बोलना वो बोल दे। तो ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, देखो उसके बाद जब वो चेक देंगे तो क्या होगा। एक एक वो बार जरा ऐसा रिपीट लगेगा करो ना। कि राइट। एक बार जरा रिपीट करो ना डॉक्टर साहब, आपने क्या असाइनमेंट दिया? आप जिसकी भी पॉलिसी लेने जाओ, हम्म, देखो इसको केवल मेरे लेक्चर को जब तक आप प्रैक्टिकल करके आगे नहीं बढ़ाओगे और इसमें मास्टरी गेन नहीं करोगे, सुल्तान का पर्पस है मास्टरी गेन करना। जब आपको इतना अच्छा लगा तो हर परिवार को अच्छा लगेगा। तो आप पॉलिसी साइन करवाने के पहले या बाद में उसको इतना सा बोलो कि चलो आपके मन में क्या है इनके बारे में बोलो, आपके मन में क्या है बोलो, फिर दोनों की अच्छी बातें एक दूसरे से बुलवा दो। तब तो मैं डर पे एक बात बोल रहा हूँ सर। हाँ। बेसिकली LIC एजेंट को जो मेरा 29 साल का एक्सपीरियंस है, लोग उसको हमेशा जैसे डॉक्टर को नेगेटिव दृष्टिकोण से, जो बच्चे शुरू से डर जाते हैं तो नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं कि भले वो सुई के बदले दवाई दे देगा, नहीं सुई तो मुझे नहीं चाहिए, दवाई चाहिए, पहले घर में बोलता है। सुई बोलने से भले उसको अभी तक लगा नहीं है। तो उसी तरह LIC एजेंट नॉर्मल मैक्सिमम क्या है कि LIC लेने का मतलब मरना है। मैक्सिमम एक्सपीरियंस अपना ऐसी है, हम बोले ऐसा नहीं है सर। हाँ, उसको उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल ये होता है कि मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिलता है LIC में। हमारे सबका अपना अपना फीचर है। आप कार भी रखते हो, मोटरसाइकिल भी रखते हो, जब जिस समय यूज होता है कार का, आप कार यूज करते हो। आप 12 लाख का कार रखे हो तो क्या रिटर्न है? 5 साल का बाद बेचोगे तो वो आपको 5 लाख मिलेगा, नहीं, शायद 5 लाख भी मिले नहीं। ये वाली बात तो आपको काफी अच्छा बेसिकली रिटर्न दे, इंश्योरेंस को भी, ये वाली बात सॉरी, आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है, साइकोलॉजिकल रिटर्न। हर परिवार में आप इतने लोकप्रिय हो जाओगे, जो भी करेगा ये अपने रिलेटिव्स के साथ। देखो, केवल मैं शैलेंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जाके अपनी वाइफ के साथ करो, हस्बैंड के साथ करो कि चलो मुझे बताओ, और आप केवल चुपचाप रहो, वो सारी बातें बोल दे, फिर उनसे कहना चल अब 10 बातें तो अच्छी होगी, वो भी बोल। देखो क्या होगा आज के बाद वातावरण आपके घर का। अपना पर्पस है, सुल्तान ने बहुत अच्छा पर्पस सामने रखा है, डर निकालो ताकि सुसाइड से बचा लो। देखो कितना आपका एक जरा सी एक्सरसाइज उसका डर पूरा निकाल देगी। आपके बच्चों के साथ ये वाली, चलो बच्चों मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ जो अच्छी नहीं है, वो सारी बातें बता दे, पापा बता दें, हाँ बता दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और फिर बाद में उससे 5 बातें अच्छी पूछो कि चल बाप के में 5 तो अच्छी बातें होंगी। बस इतना सा करके आपने छोड़ दिया, और अपन सबने यदि 10-10 फैमिलीज के साथ कर लिया, तो सोचो अपन कितने लोगों को सुसाइड से बचा पाए। वेरी वेरी करेक्ट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब छाया बेन को कुछ शेयर करना है, मैं छाया बेन आपको प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ। या अनम्यूट करो शायद।
अनम्यूट करो। यस यस, मैंने प्रॉम्प्ट भेजा है, आपको एक्सेप्ट हाँ, करना है। ओके ओके, अभी सुने देते हैं। हाँ यस यस, हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कंप्यूटर आज थोड़ा लेट वर्क किया और मैंने मोबाइल से भी अटेंड किया था, फिर बाद में इसमें ज्वाइन हो गई। हाँ तो बहुत मतलब सीखने को मिला आज तो, कितने प्रकार के ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, हम कैसे उसको सुलझा सकते हैं। और फैमिली में अभी अगर अच्छा है, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और एक प्यार है, तो ये सब हो सकता है बहुत इजीली, ये भी हो सकता है एक तो। और मैं तो इतना जानती नहीं थी कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मैं दूसरों को भी मदद कर सकती हूँ। और मुझे तो इसमें बहुत अच्छा लगा और मेरे को दूसरों के में कंट्रीब्यूट करने को बहुत अच्छा लगता है एक तो मुझे आज बहुत सारा नॉलेज मिला है जो मैं सबके लिए यूज करूंगी। और मेरे में भी ये सब जो प्रॉब्लम्स है, तो मैं फैमिली के मतलब हम एक दूसरे से बातचीत करके ये सब एकदम नॉर्मली सुलझा सकते हैं, ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये जानने को मिला कि कौन कौन सा काउंसलिंग चाहिए, कि इंजेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए, इससे आगे कोई थेरेपी आप बोल रहे थे जो इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह, तो इसमें बहुत सारा सीखने को मिला कि क्या क्या कंडीशन में कौन कौन से स्टेज में ये सब करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, मेरे को तो बहुत मजा आया। यस Thank you. थैंक यू। यस अश्विन, तुम्हारा कुछ तूने हैंड रेज किया था। अश्विन पटेल, मैं तुमको प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ। यस अश्विन पटेल। अश्विन को आई थिंक ही इज टेकिंग टाइम। यस नितिन भाई। हेलो। यस अश्विन। यस। हाँ ते हैंड रेज हाँ करेगा। तो हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब ने जो शेयर किया था ना कि बच्चों के बारे में, कि बच्चे पूछते कुछ हेलो पटना ही दोनों डाल। यस 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 प्लीज गो अहेड। हाँ तो यस, तो बच्चे पूछते कुछ है और जवाब हम कुछ देते हैं। जो एग्जांपल दिया था ना कि वो बच्चे ने पूछा कि मैं कहाँ से आया, और उसकी मम्मी ने जो जवाब दिया, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वेरी गुड। हेलो। यस 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 अश्विन, कुछ प्रश्न है जो तुझे डॉक्टर साहब को पूछना है? हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। हाँ, तो हमारे वो पास मैं ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के बारे में है ना, जो रैकेट ऑलरेडी चलते रहते हैं और जो भी बात करते हैं हर रोज, जो भी बात करता हूँ हर रोज, तो वो रैकेट वो जो होता है ना, वो दूर नहीं होता है। यानी सीधी बात नहीं करते। अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो मैं बोलता हूँ तू पहले पढ़, बाद में बात कर भाई, मोबाइल लेके मत बैठ, तो वो आ ही जाता है। राइट, तो आप उसको करना चाहते हो? यस। वेरी गुड। तो बहुत सिंपल रास्ता है। देखिए साइकोलॉजी ये बोलती है, एक है अपन पास्ट से ऑपरेट, भूतकाल से ऑपरेट करते हैं कि जो मैं नहीं बन पाया अब तेरे को बना के छोड़ूंगा, बैठ के पढ़ाऊंगे, पहले तू पढ़, मेरे जैसा बन, मेरे से अच्छा बन, मेरे जैसा। दूसरा ये है कि यदि आप उसको फ्यूचर ओरिएंटेड बना दो, यस। उससे आप जितना सा पूछो बेटा तू क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में, तो मैं आपके जैसा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ओके, कितना कमाना चाहता है, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से देश में तू बिजनेस करना चाहता है, उसको फ्यूचर की यदि सारी बातें करो यस। और फिर उससे कहो कि अब तू पढ़, यस। तो क्या फर्क पड़ेगा? या काफी। वेरी गुड। या ऐसे ही शादी में, सब रिलेशनशिप में जहां आप पास से ऑपरेट करोगे, मेरे को पहले 2 लड़कियां छोड़ के चली गई थी इसलिए मैंने इससे शादी की, अब शादी की लाइफ कैसी जाएगी? और यदि आप ये कहो कि हम दोनों मिलकर के हमने ये सोचा है कि मेरा ये बिजनेस है, इतना बढ़ा सकता हूँ, तुम मुझे साथ दो, तो चलो अपन दोनों साथ में करते हैं, अपन को इतना 10 गुना बिजनेस बढ़ाना है 1 साल में, चलो उसका टारगेट बनाते हैं। और आज से दोनों मिलकर के फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन पे आ जाओ, तो क्या होगा? या तो वो वर्क करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सुल्तान ने कहा कि इससे सारा डर पास्ट का निकल जाएगा और किसी भी कपल को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच रेदर देन पास्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ओके। तो घर में आप सब जगह कम्युनिकेशन देखो, ये तूने उस दिन ये नहीं किया था, तेरे उस दिन इतने मार्क्स आए थे,
तूने उस दिन झगड़ा किया था, तूने उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी, पता है अपनी शादी में तेरे मामा ने मेरी इंसल्ट कर दी थी। ओके अब इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं है। केवल है एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच यदि आप सब जगह ले सकते हो। ओके सबसे पहले अपने साथ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है अनलिमिटेड, बिल गेट्स जितना, यस राइट? कल्पना चावला जितना पोटेंशियल है उसको देखो और उससे तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो, वो फ्यूचर देख के अभी से शुरू कर दो जीना, तो तुम्हारा डर ओके वेरी गुड। नहीं तो तुम सबको बांटते जाओगे, डर की टोकरी हो जाओगे। यस यस थैंक यू यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन, शुक्रिया फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। यहाँ पे हम सेशन कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रविवार में टाइम निकाल के ये सेशन में उपस्थित रहने का। थैंक यू एवरी मच। जो भी कोर टीम मेंबर्स है, हम 5 मिनट के बाद यही ब्रिज पे वापस ज्वाइन होंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, आप ब्लॉक कर दीजिए हर महीने के 2 रविवार, 2nd and 4th संडे ऑफ एवरी मंथ, हम आपके साथ कुछ ना कुछ जो हमारी जीवन की क्वालिटी पे फर्क ला सकता है वैसे सेमिनार लाएंगे आपके साथ। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, एंजॉय योर संडे।